बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अन्ना यूसुफ। उम्मीद है जी आप ठीक ठाक होंगे और हम इसी उम्मीद के साथ प्रोग्राम का आगाज़ भी करेंगे। कल पोस्ट बजट पेश किया गया और उसमें फिर वही तमाम चीज़ें जिनका हमने कल बहुत डिटेल में तस्करा किया था। हुकूमती अरकान की जानिब से तो इस बजट को जो है वो फेवरेट तरीन करार दिया जा रहा है, अवाम का बजट करार दिया जा रहा है। बट दूसरी जानिब अपोजिशन का क्या रद्दअमल रहा वो आपने असम्बली में देखा, अवाम का क्या रद्दअमल है वो हम वक्तन फ़वक्तन अपने डिफरेंट प्रोग्राम्स में आपको दिखा भी रहे हैं। बट अवाम का मौक़िफ़ सिर्फ एक ही है, महंगाई, और उससे जान नहीं छूट रही। हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। इमरान यूनुस साहब ब्लू कलर में हैं, अली साइद साहब ब्लू कलर में हैं, मैं ब्लू कलर में, वैसे ये इत्तेफाक था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप लोग? अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चले जाते हैं। सीएम साहिबा गई हैं जी म्यू हॉस्पिटल और उन्होंने अपने कंधे की MRI कराई है। इमरान यूनुस, देखिए जी, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। वज़ीर आला साहिबा जो है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के दौरे उन्होंने किए हैं जब से ये इक़्तिदार में आई हैं। वक्तन फ़वक्तन जो है ये करती रही हैं। स्पेशली म्यू हॉस्पिटल जो है उसका भी जो है उसकी भी सहूलियात के हवाले से जायज़ा जो है वो ले रही हैं। मुस्कुरा क्यों रही है? लेकिन नहीं, मुझे लगा कि कंधे में दर्द होना चाहिए। लेकिन अभी तक उनके जो दौरे हैं वो आवाम को उस किस्म का फ़ायदा जो है वो नहीं पहुंचा पाए। कि आप वहाँ जाएंगे, खुद ट्रीटमेंट कराएंगे तो फिर लोगों को पता चलेगा। जी बिल्कुल। पहली बात तो यह है कि अभी तक इनके दौरों के समराज जो हैं वो आवाम तक नहीं पहुँच पा रहे। इस चीज़ का मैं खुद चशमदीद गवाह हूँ, चूँकि मैंने रिसेंटली कोई ये एक महीने में कोई 2-3 सरकारी हॉस्पिटल जो हैं वो मैंने घूमे हैं, चाहे अद्वियात के कमी का मामला हो या मशीनों की ख़राबी का मामला हो। अभी तक इन हॉस्पिटल्स में मशीनें जो हैं वो उस तरह पूरी नहीं की जा सकी। और दूसरी बात यह है कि हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे जो अरकान असम्बली है, हम अरकान असम्बली की बात कर रहे हैं कि हमारे जो अरकान असम्बली हैं इनके अपने बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते और इन्होंने जब अपना इलाज मुआवजा करवाना होता है ये स्पेशली लंदन भागते हैं या अमेरिका जाते हैं। यहाँ के हॉस्पिटल्स को ये तरजीह नहीं देते। अगर ये इन हॉस्पिटल को तरजीह दे तो इन हॉस्पिटल्स की हालत जो है वो बेहतर हो जाए। नहीं, दूसरा लोगों का ट्रस्ट भी डेवलप होता है ना। ऑब्वियसली आप उन चीजों को जो कि आपको सिर्फ कागजों में बता दी जाती है कि MRI काम कर रही है, आप वहां जाएंगे, आप उसकी हालत भी देखेंगी, MRI वाला रूम भी आप विजिट करेंगे, पता चलेगा कि लोग कहाँ से बिल्कुल ऐसे है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी रवायत जो है वज़ीर आला साहबा ने डाली है। बल्कि सीएम साहिबा के जाने से पहले तमाम इंतजामात, लिटरली मैंने सुबह जब ये खबर पढ़ी मैं हैरान भी हुआ। लिटरली मैं वाकई हैरान हुआ, मुझे खुशी भी थी और हैरानगी भी थी। अब मुझे समझ नहीं थे ना कि वहां पर फौरी तौर पर इलाज करे। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा बड़ी बात है कि वज़ीर आला साहिबा जो है अगर उनके दाएं कंधे में तकलीफ हुई है तो उन्होंने अपने वहाँ पर MRI जो है वो दाएं कंधे की करवाई और उसके बाद डॉक्टर्स ने जो है उन्हें फ्रोजन शोल्डर की अद्वियात जो है वो भी तजवीज़ की। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि चले जो भी इसके पीछे मुहर्रकात थे, चाहे वो दौरा कर रहे थे उस वक्त उन्होंने चेक करवा लिया या चेक करवाने गई थी फिर दौरा कर लिया, जो भी था हम इस चीज को पॉजिटिव लेते हैं। बहुत अच्छी मिसाल दी है। बाकी भी द्वारा की असम्बलियां उनको भी इस तरह। आप वाली बात वही कि भाई अगर ये इस किस्म की रवायत अपनाएंगी तो फिर हॉस्पिटल्स की हालत वाकई बेहतर होगी। हम दुआ गो हैं कि आपको कभी इलाज की गर्ज से ना जाना पड़े, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दीजिए। बट टाइम टू टाइम दौरे बहुत जरूरी हैं। साई साहब, ज़ाहिर है एक डेटरेंस होती है। कोई भी वज़ीर आला या कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव किसी भी जगह का जब सरप्राइज विजिट करता है तो उसके बड़ा इम्पैक्ट आता है। मोहसिन नकवी साहब जब मैं उधर ही आने लगा था। सरप्राइज विजिट ये नहीं होता कि आपने उसके हेड को आगाह कर दिया, तब तक जब तक आप वहाँ पे पहुँचते हैं वो सारी चीज़ें स्मूथ हो जाती हैं। और जो सीएम साहिबा के जाने से पहले सब हुआ होगा, जो मैक्सिमम बेहतरी हो सकती है वो कर लेते हैं और उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें कवर भी कर लेते हैं। सरप्राइज विजिट वो होता है कि जब आप किसी आपके ड्राइवर को भी नहीं पता होता और आप अचानक कहते हैं कि इस तरफ मोड़ लें। सरप्राइज विजिट की वाज़ेह मिसाल ये भी है कि निगरान दौर में IG और CCPO साई साहब को कॉल करके कहते थे दौरों का बता दिया करें। तो ये मसला ये है कि ये चीज़ें इस तरह होती हैं कि अगर आप सरप्राइज विजिट करेंगे तो आपको बहुत सारे लकूनास जो इस तरह के विजिट्स में नज़र नहीं आते वो नज़र आएंगे। और इसमें कोई बुरी बात नहीं, कबाहत नहीं है। देखें, आप अगर सर्विसेज हॉस्पिटल में विजिट करेंगी, म्यू में करेंगी, जिना में करेंगी, किसी में भी करेंगी, जनरल में करेंगी, तो अगर वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो नहीं हो रही और आप बजट दे रहे हैं और आप HR दे रहे हैं, फिर वहाँ पे खिंचाई होनी चाहिए।
और अगर वहाँ पे आपका बजट नहीं पूरा, HR पूरा नहीं और लोगों के मसाइल हैं वो भी आपके सामने आएंगे। आप नेगेटिव ही ना लें, आप पॉजिटिव भी लें। आपके विजिट जो है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं कि MRI मशीन क्यों नहीं चल रही, एक्सरे मशीन क्यों नहीं चल रही, लिफ्ट क्यों नहीं चल रही। सबसे बड़ी बात साहब, डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं फिर डॉक्टर। फिर ये भी बात है कि अगर आप विजिट्स करेंगे तो लोगों में डर होता है कि किसी भी वक्त CM साहब या आपका चीफ एग्जीक्यूटिव आ सकता है। तो दूसरी बात, जिस तरह उन्होंने जाके वहाँ पे चेकअप करवाया, डॉक्टर महमूद अय्याज साहब थे, बाकी भी टीम होगी, तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है कि हमारे जो सरबराहान हैं, जो हम हमेशा ही, जिस तरह इमरान भाई भी कह रहे थे कि बैरून मुल्क जाके इलाज करवाते हैं, अगर इस तरह यहाँ पे डॉक्टर्स को चेक करवाएंगे तो हमारे डॉक्टर्स बहुत अच्छे, हम उनका मोराल भी बुलंद होगा, उनका मोराल भी बुलंद होगा। आप देखें मैं इमरान भाई चूँकि एजुकेशन की बीट करते हैं, मैं पुलिस की बीट करता हूँ, मैं पुलिस के हवाले से आपको बताऊं कि परसों मेरे बड़े 2 तल्ख तजर्बात हुए। एक गरीब आदमी ने 15 पे कॉल की, उसकी बहन को मारा उसके मियाँ ने, पुलिस आई, उल्टा उनको गालियाँ दी, उल्टा उनको कहा कि आप पे पर्चा दे देंगे, उसका मोबाइल छीन लिया, उसको चौकी साथ ले गए और पुलिस आई भी किस। हमारी इत्तलात के मुताबिक तो सिस्टम इतना जबरदस्त बना लिया, यही आपको मैं बताने लगा, सेफ सिटी में इतना जबरदस्त सिस्टम है कि कुछ ऐसा तशद्दुद हो फौरी तौर पर। ये CM साहबा की डेडलाइन भी है खवातीन। यही मैं आपको बताने लगा, जब 15 पे कॉल की तो जो ASI साहब थे उनकी कॉल आ गई कि आप चौकी नादराबाद तशरीफ लें। उस बच्चे को मैंने कहा कि आप मुझे वो नंबर सेंड करें जिस नंबर से आपको कॉल आई है। उसने मुझे नंबर भेजा, मैंने भाई से रब्ता किया ASI साहब से, उन्होंने कहा जी असी उत्थे चले जाने हैं। बिल्कुल इसे ये वहाँ पे गया है, लड़के को गालियाँ दी, खातून को कहा तुम झूठ बोल रही हो, आप पे मैं पर्चा दूंगा, उसका मोबाइल छीन लिया। फिर मैंने वही जो रवायती तरीका होता है मुतलका SHO को रिक्वेस्ट की, उन्होंने सारी चीज़ें स्मूथ करवा दी और वो चलें, जो होना था वो वहाँ पे हो गया। तो सिस्टम यहाँ पे इस तरह है कि आपकी प्रेजेंटेशन में आपको इस तरह नज़र आ रहा होता है कि आप दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्क में घूम रहे हैं, इतनी प्यारी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। खुदारा प्रेजेंटेशन पे फोकस करने की बजाय जो प्रैक्टिकल है उस पर काम करें। यहाँ पे मिथ्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, प्रैक्टिकल चीज़ों को लिया ही नहीं जाता। वज़ीर आला साहबा इसी तरह के दौरे इस शहर में कहीं भी घूम रही हैं, किसी थाने में चले जाएँ, किसी हॉस्पिटल में चले जाएँ, किसी एजुकेशन सेंटर में चले जाएँ, किसी भी जगह चले जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। निगरान दौरे हुकूमत में क्या था कि मोहसिन नकवी साहब के साथ जो बैठे बड़े उनके करीबी स्टाफ था, उसको भी पता नहीं होता था कि कहाँ हमने जाना है। तो अचानक कहते थे कि फ़लाँ स्कूल में चले जाएँ, फ़लाँ कॉलेज में चले जाएँ, फ़लाँ थाने में चले जाएँ। अक्सर तो ये कहते थे राइट कर लें, लेफ्ट कर लें और गेट के आगे जाके कहते थे यहाँ ब्रेक लगा दें। तो इस तरह के जो आपके विजिट्स होंगे ना, उससे आपका बड़ा इम्पैक्ट आएगा। चाहे आप हॉस्पिटल में जाएँ, इतने बड़े मैसिव लेवल पर आप अगर बजट भी दे रहे हैं स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को, हेल्थ सेक्टर पे या पुलिस को, होम को, तो आप उसका देखें यूटिलाइजेशन कैसा हो रहा है। तो उसका आपको तभी पता चलेगा जब आप प्राइमरी लेवल पे जाके दौरे करेंगे, विजिट्स करेंगे। अगर आप ब्यूरोक्रेसी की प्रेजेंटेशन पे रहेंगी तो आपको सब अच्छा नज़र आएगा। ऐसे और मैं IG साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने जब भी कभी देखा है ये वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन के हवाले से मेरे 2-3 तजर्बात हुए हैं, मैंने उनको आगाह भी किया है, MD साहब को भी, जो मुतलका लोग भी हैं, आपके कहने की हद तक बहुत अच्छे हैं। सही। लेकिन जब आपकी 15 की कॉल होती है तो जब तक पुराना रवायती तरीका इस्तेमाल नहीं होता तब तक लोगों की मदद नहीं होती। होता क्या है कि जब ये वेमेन के हवाले से जो बनी हुई हैं साइट्स, उस पर कॉल की जाती है और वो पता क्या करते हैं, जो सेफ सिटी में बैठे हुए हैं लोग, वो क्या करते हैं, वो मुतलका थाने को इन्फॉर्म करते हैं। अब आगे तो वही बंदे बैठे हुए हैं ना जो कॉल करके कहते हैं। ये खुद मैंने किसी को नंबर दिए, मैं अपना जाती मुशाहिदा बता रहा हूँ। उस बेचारी खातून ने कॉल की, कॉल करके आगे पुलिस वालों ने उसको कॉल की, कॉल करके हाँ बीबी क्या मसला है तुम्हारा, बिल्कुल जी ये मसला है, अच्छा चलो थाने आओ तुम। वो कहते जी मैंने तो अपनी पहचान छुपानी थी, और नहीं इस तरह नहीं होता, थाने आओ तुम। मतलब लाइक इस किस्म के आप काम करेंगे तो फिर अवाम का एतमाद आपसे उठेगा ही ना। बिल्कुल फिर तो आपकी तमाम तर कोशिशें जो हैं वो जायल हो जाएंगी। हाँ, फिर CM ने जो ये एक इनिशिएटिव लिया था कि ख़वातीन को प्रोटेक्शन देनी है, उनको उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो जब आपकी 15 की कॉल होती है, वर्चुअल वाले उसको बाकायदा तौर पर करें, उसको ट्रेस भी करें, उसको ट्रैक भी करें, चूँकि क्योंकि इसके समरात फिर आवाम तक नहीं पहुंचेंगे। अच्छा जी, शहर और देहात में सहूलियात का फर्क खत्म करेंगे, CM साहिबा कहती हैं। तरक्की के समरात अब गांव में पहुंचेंगे, तरक्की अब अमीर और गरीब का फर्क नहीं देखेगी, सबके लिए बराबर होगी। ऐसा फिर तरक्की आपके गांव में भी आ जाएगी। अल्लाह अकबर। मैं तो गांव में रहता हूँ, मुझे पता है।
यहाँ पे तो फिर कोई एहतजाज हो जाता है जो सरकारी सहूलियात पे हमारे पास सब आ जाएगी। गांव में होता क्या है, मैं आपको गांव में होता क्या है, एक प्राइमरी स्कूल होता है जिसकी ना चारदीवारी होती है, ना कमरे होते हैं, ना टीचर्स आते हैं, एक डिस्पेंसरी होती है नाम नहाद जो अरसा दराज से बंद होती है, बाकी आपकी सरकारी सहूलियात होती क्या है वहाँ पे? सही, कोई मेरा नहीं ख्याल। तो ये बड़ी खुशाइन चीज़, अगर आप इस पे बजट रखें कम अज़ कम आप सिर्फ 20% कर दें। अब दौर नहीं रह गया, आप सिर्फ 20% सहूलियात दे दें गांव में। गांव के लोगों को तो आदी है ना वो। लिटरली गांव के लोग जो है ना, अगर हम वैसे बात करें ना, सादा जिंदगी होती है, थोड़ी बहुत सहूलियात से बहुत। साहब मेरी इस बात को सेकंड करेंगे। गांव के लोग जो है ना, एक तो वो बहुत कम बीमार होते हैं क्योंकि उनका लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि खालिस ग़िज़ा खाते हैं, वॉक उन्होंने डेली, उनके जो काम काज है। दूसरी बात ये है कि साहिब साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर 20% गवर्नमेंट करती है ना, तो गांव के लोग खुद से 60% वो खुद कर लेते हैं। वो कहते हैं भाई, वो उनकी कोशिश यही होती है। हमारे जो पंजाब के गांव हैं, लिटरली अभी भी हमारे गांव के हालात ऐसे हैं कि लोग खुद से कोशिश करते हैं और हर चीज़ खुद से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सरकार की जिम्मेदारी होती है और सरकार ने ही करनी होती है। लाइक अगर कोई वहां पर किसी ने मतलब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना है, तो वो गवर्नमेंट से पहले इजाजत लेगा कि जी मैंने ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाना है, हमें इसकी इजाजत दें। अब आपको कि चले ठीक है, लोग अपनी मदद आपके तहत ये चीज़ें कर रहे हैं या ट्यूबवेल वगैरह लगा रहे हैं, आप कम अज़ कम अगर उनको लगा के नहीं दे सकते तो उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दें, उनका वक्त जो है वो कम कर दें। लेकिन ऐसे कई मिसाइल जो है वो गाँव में है। लेकिन बड़ी अच्छी बात है अगर वज़ीर आला साहिबा ने ये ऐलान किया है, मैं इसको ऐलान कहूँगा कि अगर उन्होंने ऐलान किया तो फिर ख़त्म भी करें, करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि वज़ीर आला साहिबा जो है वो सिर्फ माल टाउन की या लाहौर की वज़ीर आला नहीं है, पूरे पंजाब की हैं। इन्हें पूरे पंजाब के दौरे जो है वो करने चाहिए, गांव जाना चाहिए। जैसे ये मुख्तलिफ कैंपेन शुरू कर रही हैं कि गांव के हवाले से कैंपेन शुरू कर रही हैं कि हम गांव को बेहतर करेंगे, तो वहां इनको दौरे भी करने चाहिए ताकि वहां की जो ग्राउंड रियलिटी है वो इनके सामने आए कि कहाँ टूटी सड़कें हैं, कहाँ पीने का साफ पानी दस्तयाब नहीं है, कहाँ किसानों के मसाइल हैं। टूटी सड़कें तो बड़ी अगली बात है, पहले देखें सड़कें बनी भी हैं कि नहीं, गलियां पक्की हैं। और माजरत के साथ हमारे गांव में जो बेसिक मसाइल आजकल के दौर में है ना, सही साहब को ज्यादा बेहतर पता होगा, असल किसान पिस रहा है, किसान बेचारा रो रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल अब सोशल मीडिया पे ये आ रही है, भिंडी जो शहर में 250 रुपए किलो, 240 रुपए किलो बिक रही है, गांव में खेतों से पता कितने की किलो निकल रही है? 1 रुपए किलो। और वो क्या कर रहे हैं? वो कहते हैं हमने 1 रुपए किलो क्यों बेचनी है, हम अपने गाय भैंसे जानवरों को, मवेशियों को वो डाल देते हैं। ये तो सूरत यार, फिर किसान क्या करे? चलें जी, हम दुआ गो हैं कि ये सफर जो है आगे तक बढ़ता रहे और सब राज जो है वो गाँव देहातों तक भी पहुंचे, वहां के लोगों को भी इक्वली इसकी जरूरत है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टेप। वेलकम बैक। खबर यह है कि पानी ताजपुरा, हरबंसपुरा, शादीपुरा, बागवानपुरा, फतेहगढ़, मुस्तफाबाद और मुल्हिका इलाकों तक पहुंचाया जाएगा। मंसूबे का पीसी बन तैयार है, जल्द ही इंटरनेशनल टेंडर जारी किया जाएगा। बीआरबी नहर ट्रीटमेंट प्लांट है, 10 लाख घरों को साफ पानी मिलेगा तो बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। हमने कुछ दिन पहले भी जिक्र किया, बल्कि अपने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हम ये जिक्र करते रहते हैं कि साफ पानी एक बहुत बड़ा मसला शहर का बनता चला जा रहा है। और जिस तरह से हम पानी को इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरी जानिब अगर उस तरह से हम देखें ना कि कुछ तैयारी की जा रही है पानी को बचाने के हवाले से आने वाली नस्लों के लिए, तो वो तो ना होने के बराबर है। इमरान, मैं वही पूछने लगा था ना, कहाँ बचाया जा रहा है पानी? वही कह रही हूं, कहीं नहीं बचाया जा रहा। इसमें हम गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़ें यार, गवर्नमेंट की बात ना करें, हम उनकी बात नहीं करते, हम अपने शहरियों की बात करते हैं। नहीं, शहरियों में और फिर जो इदारे बने हैं, यकीन जाने अभी भी लाहौर शहर में सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, LDA, वासा, इनकी जानिब से पाबंदी है कि लोग अपने घरों के बाहर गाड़ियां नहीं धोएंगे। आज भी हर गली मोहल्ले में गाड़ियां जो हैं वो धुल रही हैं, साफ पानी जो है वो जाया हो रहा है। और हमारे यहाँ पर क्या है कि लमसम बिल जो है वो भिजवाया जाता है। अब हमारे इलाके में मतलब रात ही मैं बात कर रहा था कि हमें जो है वो 4000 रुपया बिल पानी का आता है, चाहे हम इस्तेमाल करें या ना करें, वो एक फिक्स अमाउंट है जो कि पे करनी है। मैं ये चीज़ देख रहा था कि अभी भी हमारे शहरियों को इस चीज़ का एहसास नहीं है कि भाई आज अगर हम पानी ज़ाया करेंगे तो ये हमारी ही आने वाली नस्लों को पानी नहीं मिलेगा। खुदा ना खासा हमारा भी हाल भी जनूबी अफ्रीका जैसा हो जाएगा, जहाँ पर पानी जो है बेचारे कतरे कतरे के लिए तरसते हैं लोग। तो हर शहरी, दूर ना जाइए, कराची की मिसाल ले लें, आपको टैंक भरवा के नहाने के लिए अल्लाह भला करे, हर शहरी जब तक खुद अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करेगा तो ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। दूसरी बात ये रही, जिस तरह आपने ये कहा कि ये 10 लाख घरों को साफ पानी फराहम करने का मंसूबा है,
स्पेशली मुझे बड़ी खुशी हुई है सिर्फ इस चीज़ को लेके कि जो इलाके हैं जिसमें ये शादीपुरा है और ताजपुरा है, बागबानपुरा है, फतेहगढ़ है, मुस्तफ़ाबाद है और इसके जो मुल्हका एरियाज़ हैं, वहाँ पर यकीन जाने वाकई वहाँ पर गदला पानी आता है, ठीक है। इकबाल टाउन में भी आ जाता है, अक्सर इकबाल टाउन में भी नलों में पानी जो है वो ये आता है, सीवरेज मिला पानी होता है बेसिकली। अब वहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया जाएगा। दो चीज़ें हैं जो यहाँ पर डिस्कस करने वाली हैं। एक ये चीज़ है कि 1 साल का टाइम जो है वो मुतल्लिका इदारों को दिया जा रहा है। एक तो टाइम फ्रेम जो है इसको देखना चाहिए और इस टाइम फ्रेम में ही इस प्रोजेक्ट को अमल करना चाहिए, क्योंकि ये तो एक एक दिन कीमती होता है, एक एक बूंद कीमती होती है। दूसरी बात ये है कि ये अच्छा डिसीजन है या बुरा डिसीजन है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं लग रही कि इन एरियाज में जो कि ये बहुत ज़्यादा एरियाज बताए गए हैं जहाँ पर ये प्रोजेक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, वहाँ पर ट्यूबवेल जो है वो बंद कर दिए जाएंगे हमेशा के लिए। लेकिन वहाँ पर अभी भी फसलें वहाँ पर हैं। अगर आप जंगलों वाली साइड पे जाएं, वहाँ पर लोग अभी भी काश्तकारी कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पर ट्यूबवेल्स बंद कर देंगे तो फिर उन फसलों को कैसे पानी मिलेगा? नहीं, ये ट्यूबवेल मेरा ख्याल है वो वाले होंगे जो पानी लोगों तक पहुँचाते हैं घरों में, वो जो आपका पानी रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये साफ पानी कैसे फार्म करेंगे? अब माजरे के साथ साफ पानी के बारे में मैं बात करूं, मुझे अच्छे से याद है हमारे इलाके में अलामा इकबाल टाउन में साफ पानी घरों में पहुंचाने के लिए पिछले प्रोग्राम में मैंने बात की, बाकायदा तौर पर अरबों रुपए से वासा ने नई लाइनें बिछवाई, ब्लैक कलर के पाइप जो है प्लास्टिक के, और कहा यह गया कि इसमें पीने का साफ पानी जो है ना वो घरों तक आएगा। पुरानी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए, नए कनेक्शन डाले गए अरबों रुपए से, ठीक है। और आज भी यकीन जाने वो पानी पीने के काबिल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने फूड अथॉरिटी से भी उस पानी को चेक करवाया। यकीन जाने वो कह रहे थे भाई इससे आप ना अपना गली जो है ना या गिराज है उसको वॉश किया करें, इसको कूली जो है ना वो भी ना करें। ये तो सूरत है यार। तो ये देखना इतना गंदा पानी है, इस तरह के हालात हैं, तो इस पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए। सबसे बुनियादी चीज़ ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपके हॉस्पिटल्स भरे रहें तो इस पानी का इस्तेमाल करते रहें। जिस तरह इमरान भाई कह रहे हैं कि फूड अथॉरिटी से चेक करवाया और पानी इस काबिल नहीं है कि उसको पिया जा सके, पीना तो दूर की बात, वो कह रहे हैं कुली भी ना करें। तो इस तरह की चीज़ों से आपकी बीमारियां, ये हैं बुनियादी सहूलियात जो गवर्नमेंट को जिस पे फोकस करना चाहिए। ये साफ़ पानी का प्रोजेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है। साफ़ पानी के प्रोजेक्ट में अगर लोगों को घर में बैठे साफ़ पानी मिल जाए तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या? मैं आपको उस दिन भी प्रोग्राम में बता रहा था कि जब 25-30 साल पहले मैं यहाँ पे आया था तो मैंने तब टूटी का पानी पिया था, लेकिन पिछले 20-22 साल पहले पिया जाता पहले लोग पीते थे, टैप वाटर यूज होता था। मैं अब भी अपने गांव जाता हूं तो हम चूंकि वो बोर हुआ होता है और बोर हम गहरा करवाते हैं, वो हमारा पानी साफ होता है और पीने वाला होता है। उसमें चेक भी करवाया कई दफ़ा, वो बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। यहाँ पे मसाइल ये हैं कि यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, आपके सोर्सेज कम हैं। यहाँ पे वो आप अपनी जो पाइप लाइनें हैं उसको प्रॉपर्ली चेंज नहीं करते। पुरानी पाइप लाइनें जो है अभी तक 40 साल बाद पाइप लाइनें यूटिलाइज कर रहे होती हैं until unless वो टूटे ना। वो इस तरह फिर वो उनका एक गैलेक्सी बन जाती है, 15-20 पाइप इकट्ठे हो जाते हैं, किसी को कोई पता नहीं कि किसका सांस कौन ले रहा है। बिल्कुल ऐसे किसी जगह और अक्सर सीवरेज का पानी मिल जाता है, सीवरेज का पानी मिल जाता है, सीवरेज के पाइप से गैस आ रही होती है और इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो ये अगर आप कर लेते हैं कि नहर का पानी जो इस्तेमाल नहीं होता है, ज़ाया हो जाता है, उसको यूटिलाइज़ करें, लोगों को साफ़ पानी फराहम करें। ट्यूबवेल्स बंद मेरा नहीं ख्याल होंगे, चूँकि सर्दियों के मौसम में ये पानी नहर में उस तरह नहीं आता जिस तरह गर्मियों में आता है, चूँकि गर्मियों में इसको यूटिलाइज़ किया जाता है आगे। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से एक तो ये फ़ायदा होगा कि आपका वो पानी जो ज़ाया हो जाता है वो लोगों तक पहुँचेगा, वो बड़ी अच्छी बात है, खुशाइन बात है। लेकिन आप अपने ट्यूबवेल्स पे भी फोकस रखें, उनको भी उन्होंने भी ताकि अच्छा, इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे नजर आई है वो ये है कि इसके लिए टेंडर जो हैं वो मुकामी फर्मों से तलब नहीं किए जाएंगे, इंटरनेशनल फर्म जो हैं उनको भी इनवाइट किया जाएगा कि वो यहाँ आए। अच्छा, हम यूके जब गए ना तो हमने वहाँ पर ये चीज़ देखी कि वहाँ पर लोग जो हैं वो टैप वाटर पीते हैं और हमें बड़ी हैरानगी हुई। मैं लिटरली जब फर्स्ट टाइम मैं गया तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि लोग जो हैं वो टैप वाटर पी रहे हैं। मैंने कहा भैया, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, वो हमारी साबिक रिपोर्टर एमन वहाँ पे है, वो भी यही बताती कहती इमरान भाई हम टैप वाटर पीते हैं, और यहाँ पे तो बंदा कानों को हाथ लगा लेके, और वो लोग पानी जाया भी नहीं करते। यहाँ पे आप यकीन जाने, यहाँ पे आप नल से पानी पी लें, फिर सारा दिन सोच रहे या अल्लाह खैर है। बच्चों के पेट खराब हो जाते हैं, मतलब आप उससे इतना, बट उससे कंपैरेटिवली मैं तो कहती हूँ कि आप टैप वाटर अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर किसी ने मजबूरी के तहत करना है तो आप उसको बॉईल करके कर सकते हैं। अदरवाइज ये सिलसिला जो है इसको इलाकों के अलावा शहर में पूरा फैला। ये कहो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको पानी मिलता है बगैर किसी रोक टोक से, जितना मर्जी आप लें,
लेकिन खुदारा इसको ज़ाया ना करें। यहाँ पे आप देखें हाँ, ये रिक्वेस्ट है। टूटियां अच्छा, मैं खुली शहरियों की जिम्मेदारी की बात कर रहा था। अब ये देखें, जितने लोग हमें सुन रहे हैं इस वक्त, खुद ये बताएं कि जी अपने घरों के टैंक जो हैं वो कब साफ कब करते हैं? साफ वो सही बात है वाकई। कब साफ करते हैं? उनको देखे उसमें काई जमी होगी, उसको उसका ढक्कन उठा के देखिए, उसके नीचे देखिएगा क्या क्या होगा। गंदे, बिल्कुल ऐसे। इंतहाई गंदे, कोई तो उस चीज को भी साफ करना जो है वो शहरी की अब जरूरत वो है। आप ये नहीं कह सकते कि जी ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर अगर पानी साफ भी है तो आपके घर अगर गंदा आ रहा है तो हेपेटाइटिस कहीं का ना सबसे बड़ा इशू ये है। बट जहां तक रह गई हम इस्तेमाल की बात कर रहे हैं कि वो आपको नाप तोल के करना चाहिए। हर घर में 2-3 दिन बाद कपड़े भी धुलते हैं, सफाइयां भी 2-3 होती हैं। बार कुछ घरों में तो हाँ, रोज धुलते हैं रोज भाई। भी धुलते हैं। वाकई जहाँ फैमिलीज बड़ी हैं वहां पे मेरे घर में भी तो रोज हैं। धुलते हैं। तो आप ये चीजें हैं कि आपके लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकते हैं। अब ये 10 लाख घरों तक तो ये जब से ऑटोमेटिक मशीनें आई है ना घरों में, खवातीन जो है डेली उन्होंने तो लगा के ऐसे ही है, हाँ, चल नहीं वाकई ऐसे ही है। तो ये चीजें जहाँ जिंदगी में आसानी लेकर आ रही हैं, आपने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है कि अगर एक फैसिलिटी फराहम की जा रही है तो हमें उसको महफूज तरीके से लेके चलना है ताकि ज़्यादा देर तक उसको एंजॉय कर सके। हम ब्रेक के बाद आएंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। प्लान है जी खजाने को भरने का और इसके लिए धड़ाधड़ चालान किए जा रहे हैं। ई चालान की मद में रवा साल के निस्बत 52 करोड़ इजाफी वसूल करना होंगे। PHP को 1.5 अरब के ई चालान का हदफ दिया गया है। अली साई साहब, क्या फिर हम सबको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है? रहना भी चाहिए। वैसे तो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। जो आप देखें, आप यानी एक चीज तो कंफर्म है कि वायलेशन पर चालान होगा। वो तो होना ही वायलेशन तो अदरवाइज नहीं होगा। इसमें एक और चीज़ भी बड़ी खुशाइंद है कि अब आने वाले दिनों में एक और चीज़ भी ऐड ऑन हो रही है कि वार्डन जो है वो चालान नहीं कर सकेंगे जब तक उनके पास एविडेंस नहीं होगी। अच्छा। तो उसमें कैमरे का इस्तेमाल होगा। शर्ट्स पे लगाए जा जो रहे हैं। शर्ट्स पे अच्छा। कैमरे, वो तकरीबन 134 दे कब रहे से इम्प्लीमेंट हो रहा है? गवर्नमेंट ने अप्रूवल तो दे दी है, मेरा ख्याल है सिर्फ मंजूरी रह गई है कैबिनेट से। उसमें जो 134 या 135 के करीब लग गए हैं, बाकी मजीद कैमरे ख़रीद रहे हैं। उसमें फिर वो कैमरे बड़े जदीद होंगे, उसमें आपकी स्पीड लिमिट भी चेक की जा सकेगी, वो सारा कुछ देख सकेंगे। मसला ये है कि ना, अगर आप वन वे की वायलेशंस कर रहे थे और कितना बड़ा जुर्म है और बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं, बहुत ज़्यादा वो LWMC का वो कूड़े वाला ट्रक जो है, वो देख लें, उसने कितनी इंसानी जाने जाया की, जो वन वे आ रहा था। उसके बाद ये देखें कि फिर आपके जो हादसात में लोगों के परमानेंटली आजकल तो नौजवानों को ये जो बिला वजह का शुगल लगता है ना, वो चीजें आप देखें कि उसके नताइज कितने बुरे निकलते हैं। वो देखें, वो भी है। ये सारी चीज़ें देख लें तो ट्रैफिक पुलिस का एक जो हम कहते थे कि वो करेंगे चालान, उससे तो आप छोड़ ही दें। अब ये आ गई असल चीज़ कैमरों से। जब आप वायलेशंस करेंगे उसमें फिर जो फाइन्स हैं उनका रेट्स भी बढ़ रहे हैं। अच्छा। कई गुना बढ़ रहे हैं, ताकि अगर मैं ई चालान मेरा आ रहा है तो आइंदा मैं मोहतात रहूं कि मैंने ये वाली ओवर स्पीडिंग नहीं करनी, मैंने सिग्नल की वायलेशन नहीं करनी, मैंने वन वे की वायलेशन नहीं करनी। नहीं जी, ये बहुत जरूरी है। जिस तरह से हादसात और जो ट्रैफिक बढ़ती जा रही है ना, तो ये पुलिस को तकरीबन 30.5 अरब का टारगेट दिया गया है। पुलिस सर, बेसिकली एक शिकायत ना आम रहती शहरियों की कि आपके जो वार्डन्स है ना, उन्हें टारगेट दिया जाता है इतने चालान, वो खत्म हो गया, खत्म हो जाएगी। वो खत्म हो जाएगा। दूसरा कि बिला वजह रवैयों का जो एक लोगों को रहता है वो भी खत्म। उसमें 2-3 किस्म के वो उन्होंने बना दिए हैं कि कुछ इन्फोर्समेंट के लिए खड़े होंगे, कुछ ट्रैफिक के फ्लो के लिए खड़े होंगे, कुछ अवेयरनेस के लिए खड़े होंगे, कुछ चलानों के लिए खड़े होंगे जिनको कैमरे लगे होंगे। जिन जगह को सेफ सिटीज़ के कैमरे प्रॉपरली कवर नहीं कर रहे होंगे तो वहाँ पे फिर वार्डन्स को खड़ा किया जाएगा। मसला ये है कि फिर आपकी PHP जो है, जो आपके हाईवेज़ पे चलान्स करती है या चीज़ों को इंश्योर करती है, इन्फोर्समेंट करती है, पेट्रोलिंग करती है, वो उनको भी चलान का इख्तियार दिया गया है पिछले 4-5 साल से। उनको भी 1.5 अरब का हदफ दिया गया है, तो वहाँ पे भी कैमरों की तनसीब की जा रही है। ये भी बड़ी खुशाइन चीज़ है। ये चलो शहर में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें अल्लाह माफ़ी दे, कभी सुनने में आता है कि 3-4 अमवात हुई हैं, वरना लोग शदीद ज़ख्मी होते हैं या एक आधी अमवात। जो हाईवेज़ पे होते हैं तो उसमें तो आपको पता है 15-15, 20-20 लोगों की कीमती जानों का ज़िया होता है, तो उस पर भी फोकस किया जा रहा है। वहाँ पर भी जब चीज़ें इस तरह इंश्योर की जाएंगी तो ये सारा कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। ये बेसिकली आप 1.5 अरब कमाएँ, 2 अरब कमाएँ, 10 अरब कमाएँ, आपकी जितनी वायलेशन होगी उस पर ही पैसे आएंगे। अभी तो मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ कि मैं जब से ये ई चालानिंग हो रही है, ये पहले आपको डिटेक्ट करते हैं, फिर मैनुअल चालान करते हैं। जब ये ऑटो पे चले गए ना तो 1.5 अरब तो मसला ही कोई नहीं।
ये तो आपके 2 माह में हो जाने। सही बात है। ये तो आपकी 50,000 जो वायलेशन, हमारे यहाँ तो लोगों को आदत ही नहीं है ट्रैफिक आपके लाहौर जैसे शहर में 50-55,000 वायलेशन को वो मिनिमाइज करके 10,000 के करीब चलान जारी करते हैं। अभी ये हमारी वो बड़ी फेवर कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फेवर कर रहे हैं कि आप इस चीज़ को इंश्योर करवा लें। अभी वो डेटरेंस पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अल्लाह ताला हदायत दे अवाम को। अभी मैं कल देख रहा था और मैं सर पे हाथ रख के बैठ गया, चले बाइकर्स तो आ ही रहे होते हैं वो यू टर्न में उल्टे, भाई गाड़ी वाले ने और पढ़ा लिखा बंदा लग रहा था मुझे, नई गाड़ी, तो अंदाजा करें आप ये रवैये होंगे फिर मेरे मैंने कहा इसको यहाँ पे कान पकड़ा के डंडे मारने चाहिए। ऐसे ही है, आपको मिसाल बनाना चाहिए। देखिए पहली बात तो ये है कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद जो है वो लाजमी करना चाहिए, और जो लोग नहीं करते उनके खिलाफ सख्त अदबी कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। हम हमेशा, मैं खुद इस प्रोग्राम में बैठ के मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि अगर आपने, हमारी आवाम, हमें तो अपनी आवाम के एटीट्यूड का पता है ना, क्योंकि हम तो 2008 से फील्ड में घूम रहे हैं, हमें पता है कि हमारी आवाम कैसी है, और हम ये कहते हैं कि इन लोगों के रवैये ऐसे हैं कि ये डंडे के पीर है। जब तक इन डंडा लेके इनके सर पे खड़े ना हो तब तक ये नहीं सुनते। जिसकी वाज़ेह मिसाल हेलमेट, सबसे बड़ी बात देखें, हेलमेट का चलान जब आपने 2000 किया तब लोगों को ख्याल आया कि नहीं भाई अब 2000 का चलान कराने की बजाय 1000-1500 का हेलमेट, अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करता हूँ, इमरान भाई अपनी बात जारी रखेंगे, सॉरी। मैं परसों डाटा देख रहा था कि जब से वो एक्सीडेंट हुआ जिसका इमरान भाई ने जिक्र किया, LWMC का ट्रक केनाल पे कितना, हाँ जी, वो बच्चे और मेरा ख्याल टीचर्स को कुचला और वो उनकी कीमती जानों का ज़या हुआ, उसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने 1 वे की वायलेशन पर FIR देना शुरू की। तकरीबन 1.5-2 माह हुए हैं। बिल्कुल सही। उसमें 30-40 हज़ार के करीब FIR होंगी, लेकिन उसमें एक और खुशाइन चीज़ ये सामने आई है कि आपके 20% एक्सीडेंट्स कम हो गए। बिल्कुल। तो ये देखें ना, तो जब तक फाइन नहीं बढ़ेंगे हमारी कौम जो है ना ये बाज आने वाली नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए मैं तो यही कहता हूँ कि जो लोग सिग्नल तोड़ते हैं उनके खिलाफ, उनको सख्त भारी जुर्माने जो है वो होने चाहिए। हम बाकी ममालिक, तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसालें सिर्फ इसलिए देते हैं कि उन लोगों ने कैसे इन चीज़ों पर अमल दरामद करवाया, इसीलिए कि वहाँ पे तो बाकायदा स्टार्स लगते हैं, और जब 5 स्टार लग जाए तो आपका फारिग हो गया, वो भी शुरू, आपका फारिग हो गया। ये कौम जो है ना ये इसी तरह सुधरेगी। दूसरा, मैं ट्रैफिक वार्डन के हवाले से बात करूं, देखिए हम अक्सर कोई ना कोई सोशल मीडिया पे वीडियो आ जाती है कि जी एक ट्रैफिक वार्डन जो है वो रिक्शे वाले को मार रहा है, बाइक वाले को मार रहा है। इक्का दुक्का अगर इसका कोई ऐसा केस आ गया ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर ट्रैफिक वार्डन बुरा है। ये लोग जो सर्दी में बेचारे खड़े होते हैं, गर्मी में ना धूप देखते हैं, ना छाँव देखते हैं, ना बारिश देखते हैं, ना तूफान देखते हैं, उसके बावजूद इन लोगों का बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं लिटरली खुद ऑब्जर्व किया मैंने कि वो जब भी रोकते हैं पहले सलाम दुआ करेंगे, उसके बाद वो आपसे पूछते हैं, फिर आपको बताते हैं कि जी आपने ये मिस्टेक की है, इस पे आपका चालान होगा। आराम से वो करते हैं, कोई आपको रोक लेगा। यकीन जाने वो लगता ही नहीं कि वो कोई हमारा कोई इन्फोर्समेंट का अमला है, इन्फोर्समेंट का कोई स्टाफ है या इन्फोर्समेंट का कोई महकमा है। अदरवाइज एक तरफ नाके की पुलिस को देख लें, दूसरी तरफ आप ट्रैफिक पुलिस को देखते हैं, तो ये दोनों सिक्के के 2 रुख हैं, मतलब एक स्याह है और एक सफेद है। तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ। दूसरी एक और चीज भी देखें ना जी, एक और चीज देखें कि अगर मेरे जैसी जो वैगनर गाड़ी रखी है उसका अगर चलान होता है 300 रुपये का, तो या 500 रुपये का या 1000 रुपये का, ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बड़ी गाड़ी वाले लोग हैं उनको तो बिल्कुल ही फ़र्क नहीं, उनके लिए तो इशू ही कोई नहीं। भाई मोटरवे पे क्यों ये शुरू हुई FIR? चूँकि वो कहते हैं कि ये 150 किलोमीटर पे जाके जब हम इनके चलान करते थे, या 130 से ऊपर या 120 से ऊपर जब ये जाते थे इनके चलान का, इनको फ़र्क कोई नहीं पड़ता। 4-5 चलान करते हैं, वो मौके पे कर देते हैं। जब से FIRs होना शुरू हुई हैं तब से बड़ी डिफरेंस भी है। सही साहब जरा इस पे भी रोशनी डाल दें। ये जो हम छोटी मोटी वायलेशन समझते हैं, हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं पहनी, ड्यूरिंग आप ड्राइविंग मोबाइल फोन इस्तेमाल करें, इन पर भी क्या सख्त फाइन किए जाएंगे? इनके भी फाइन्स बढ़ाए जा रहे हैं ना, हर चीज़ के। एक तो कोर्ट ने किया है हेलमेट का 2000, उसको भी सिस्टम में ला के उसको उस पर भी कानून बनने जा रहा है। बाकी सब की मैंने स्टोरी दी थी कोई 2 हफ्ते पहले कि तकरीबन 10% जुर्माने बढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, ताकि आप जब वायलेशन करें और उस पर जब आपको फाइन आए तो उस पर आपको तकलीफ जरूर हो। जाहिर बात है। आप अगर 2 लाख रुपया कमा रहे हैं, अगर उसमें से आपने 20,000 के चलान कर दिए तो फिर आपको ये फील होगा कि अगले महीने नहीं करने। ये बात बड़ी अच्छी है। आप कमर्शियल बसेस वाले भी आप देखें, वो ओवरलोडिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे जो आपके
वो होती हैं सवारियाँ, उनको भी छतों पे बिठाया होता है, सारा कुछ कर रहे होते हैं। उनको पता है 200-400-500 का जुर्माना होगा, वो हम 4 सवारियाँ छत पे बिठाएंगे, उससे पूरे हो जाएंगे। ये सारे जुर्माने बहुत बढ़ने जा रहे हैं और इस पर सारी कुछ अप्रूवल हो गई है, हतमी अप्रूवल होने वाली है। आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें जब फाइनलाइज हों के इस पर इम्प्लीमेंट शुरू होगा तो फिर पब्लिक के लिए मुश्किलात हो जाएंगी। आप देखें कि मुश्किलात क्यों होंगी? अच्छा है ना यार, नहीं, अच्छा है, होना चाहिए। यही कह रहा हूं कि खिलाफवर्जी करते हैं, करना चाहिए। अब हम देखें कि चाहे किसी ने हेलमेट नहीं भी पहना ना तो उसने टैंकी पे जरूर रखा है, उसके बाद हेलमेट है, अब सब ने खरीद लिया। पहले एक थी कि हम कहते थे जी किसी ने अपनी कंपनी के बेचने के लिए कुछ भी, लेकिन है तो आपकी सेफ्टी। साहब ये हेलमेट से भी बड़ा ना कम उम्र ड्राइवर्स है, ये अपने साथ साथ दूसरों को भी। अच्छा, उसमें तो ना मैं एक चीज, उसमें ना पुलिस का कसूर है ना स्टेट का कसूर है, उसमें वालिदैन का कसूर, नो डाउट। मुझे वन व्हीलर किसका कसूर मुझे एक है? बात बताएं, ये इमरान भाई का बेटा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे। अब वो उस घर में जाता है, उन घर इमरान साहब को नजर नहीं आ रहा कि इसका उसने उतारे हुए सारी किस एज में इसको बाइक देनी है, किस एज में नहीं देनी। फिर अगर ये मैं कहता हूँ 17-18 साल का हो गया, इसका ID कार्ड बन गया, तो जो उसने बाइक की हालत बनाई हुई है, उसके मडगाड़ काटे हुए हैं, वन व्हीलिंग वाली, तो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। बच्चों की कीमती जानें हैं। मैंने अपने मोहल्ले में देखा है, मेरे हमसाये में बच्चे थे, आज से कुछ 8-10 साल पहले वन व्हीलिंग करते थे, हफ्ते ही 2 एक्सीडेंट तो जरूर होंगे। किसी की बांह बजी है, किसी सिर पे पट्टी लगी है, किसी लाते पट्टी लगी है। वालिदैन को इस पे फोकस करना चाहिए। स्टेट और पुलिस तो कर ही रही है, फिर पुलिस ने एक और बड़ी अच्छी चीज़ लेके आ रही है कि कम उम्र ड्राइवर्स पे पर्चा तो बिल्कुल नहीं होगा, उसके वालिद पे होगा। ये अच्छी बात है, तो जिम्मेदार जब वही है, बच्चे को तो इतनी समझ नहीं है। आप क्यों दे रहे हैं ये बाइक या गाड़ी जब आपको पता है कि उसको इतनी सेंस नहीं है। मैं जब गाड़ी चलाता हूँ तो मुझे पता है किसी के साथ रेस नहीं लगानी। जो कम उम्र बच्चा है वो तो जज्बाती है, उसको तो पता ही नहीं, उसको पता है कि सारी दुनिया शायद मुझे ही देख रही है। तो ये चीज़ समझ लें, बाद में जब आप जिम्मेदार ठहराते ना स्टेट को, मुतल्लिका लोगों को, इंतजामिया को, ट्रैफिक पुलिस को, सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी समझें। आपकी वजह से आपके बच्चे की तो खुदा न खास्ता जान जाएगी, किसी दूसरे की भी जाएगी। तो इन चीज़ों को पहले खुद घर से आप देखिए, गौर करें, नज़र रखें कि आपका बच्चा कब, कहाँ और कैसे जा रहा है। बहुत ज़रूरी चीज़ है। ब्रेक के बाद आएंगे। एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा जी, खबर हमारे पास क्या है, क्योंकि ब्रेक में बड़े लाइटर मूड में मेरे ख्याल से क्या अहम गुफ्तगू कुछ चल रही थी इनकी मोबाइल फोन पे। अच्छा जी, लेस्को के 291 फीडर्स के 30% लाइन लॉसेस की बुनियाद पर सरे फहरिस्त है, और इसका क्या नतीजा जी? बिजली की लोड शेडिंग मुख्तलिफ इलाकों में हो रही है, गर्मी भी बढ़ती चली जा रही है और लोगों के लिए बहुत ज्यादा परेशानी है। इमरान यूनुस, देखिए जी पहली बात तो यह है कि लेस्को का मौकफ ये है कि जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है वहां पे हम लोड शेडिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना, शायद सिप्रा साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि लेस्को ये कहते हैं। दूसरी बात ये है कि लेस्को कहता है कि जी हमने बिजली चोरी रोकनी है। ये चीज सबके सामने वाज़ेह है कि बिजली चोरी होती कैसे है, ये खुद मुलव्विस है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इन्हीं के ऊपर FIRs हुई हैं, यही लोग जो है वो डिसमिस हुए हैं, कई SDOs हुए हैं, कई एक्सीएन जो है वो फारिग हुए हैं, ओवर बिलिंग करते हैं, बिजली चोरी करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आ जाए कि ये बिजली चोरी नहीं रुक सकती, ये हम 1000 बार कहते हैं। क्यों नहीं रुकती? स्मार्ट मीटरिंग की तरफ ये नहीं जाते। आप जिस तरह ऑस्ट्रेलिया की मिसाल दे रही थी, वहां पर UK, यूरोप, अमेरिका क्या होता है कि कार्ड चलता है, आपके पास कार्ड में यूनिट होते हैं, आप अपने घर में दाखिल होने से पहले अपने उस स्मार्ट मीटर में कार्ड डालते हैं, जितनी आपकी यूटिलाइजेशन है उतनी डिडक्शन आपके कार्ड से हो जाती है, उसके बाद आप रीफिल उसको करवा लेते हैं कार्ड को दोबारा। आप जैसे मोबाइल कार्ड रिचार्ज कराते हैं, ये चीजें ये यहाँ पर इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं होती? ये कभी भी नहीं करेंगे, ये कभी भी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर इनकी जेबें कैसे भरेंगी? ये वैसे ही वाज़ेह मिसाल है ना कि जैसे मैंने एक बार कहा था कि मैंने जी सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के एक ऑफिसर को ये कहा कि भाई आप रोड्स बनाते हो, 3 महीने में रोड दोबारा टूट जाता है, तो उसने बड़े लाइटर मूड में कहा कि इमरान भाई अगर ये रोड ना टूटे तो हम पैचवर्क का पैसा कैसे खाएंगे? मतलब फिर अगली चीज देखें ना, सॉरी इमरान भाई की बात नहीं प्लीज आप वो देखें कि अब ये ग्रीन लाइन इतनी इम्पोर्टेंट लाइन शुरू की, मैंने मिसाल दी, हाँ उसको तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जी वो गैस के पाइप जो है वो चल रहे हैं, ये भी हमने पिछले प्रोग्राम में डिस्कस किया था। तो बात इस तरह है कि आप बिजली चोरी, चले अवाम कर रही है बिजली चोरी, आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आप क्या कर रहे हैं? लेस्को क्या कर रहा है कि जी लाइन लॉसेस की मद में टैक्स बढ़ा रहा है।
किस पे बढ़ा रहा है? उन बेचारों पे जो 200 यूनिट यूज करते हैं, 300 यूनिट करते हैं या बाकी करते हैं। हर सूरत में साई साहब ने बड़े लोगों की मिसाल दी, जैसे कि बड़ी गाड़ी वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फैक्ट्री वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, कोठियों वालों को फर्क नहीं पड़ेगा। इमरान भाई उनको तो पता ही नहीं बिल कितना है। जो आम सारिफ है बेचारा, जिसका 150, 200, 250, 300 यूनिट है, उससे आप दबा के टैक्स ले रहे हैं। ऊपर से आपकी पॉलिसीज जो है वो ऐसी हैं कि आप मतलब आप कहते हैं कि निचोड़ लें इनसे ना, इनको बस निचोड़ लें। दूसरा आप ये करते हैं कि जी चले, आप इतनी ज्यादा ओवर बिलिंग कर रहे थे या इतने ज्यादा बिल दे रहे थे, लोगों ने क्या किया, लोग थक हार के चलो यार सोलर पे चलते हैं, ठीक है, शमसी तवानाई से बिजली पैदा करते हैं, खुद यूज करते हैं। फिर आपने क्या कहा, यार ये तो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल हमें तो बिल जो है वो तो हमारे पास बिजली ज्यादा हो गई है, ठीक है, और बिलिंग जो है वो कम हो रही है। आपने क्या किया है, आपने वो भी काम मुश्किल कर दिया है बिजली चोरी रोकने के लिए। इमरान भाई कह रहे हैं ना बिजली ज्यादा हो गई है तो करन दो चोरी। नहीं अब इनफ भी नहीं है ना, इस तरह पॉसिबल है ही नहीं कि बिजली चोरी अकेला जो इस्तेमाल करने वाला शहरी है वो कर ले, जब तक आपके बंदे मुलव्वस नहीं होंगे, आपके पोल तक रसाई जो है ना। नहीं, कैसे पॉसिबल है कि आपके वो जो ट्रांसफार्मर, यार आपका मीटर रीडर वो इन्वॉल्व है उसमें, आप वो कह रहे हैं ना कि इस पे स्कैनर्स लगा रहे हैं, इसमें सारी चीजें ऐड ऑन कर रहे हैं, तो जब ये सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो तब देखिएगा कि कौन कौन से जो लेस्को के एहलकार हैं वो मुलव्वस होते हैं। बेसिकली नौकरी छोड़ देनी उन्होंने। नहीं, एक और चीज है इसमें, नहीं वो रास्ता सर ये तो इतनी नहीं रास्ता निकल गहरी सरायत का मैं आपको बताता हूँ। होता ये है कि हमें लगता है कि मीटर रीडर ये कर रहा है या लाइनमैन कुछ कर रहा है, भाई वो सारी ऊपर तक चेन चलती है। ये कैसे हो सकता है कि अफसरान तक ना जाए? अफसरान को भी नज़र आ रहा होता है कि हमारे एरिया में बिजली चोरी हो रही है, लाइन लॉसेस बढ़ रहे हैं, ये पॉसिबल ही नहीं कि उसको पता ना हो। तो जब उसको पता है हर चीज़ का तो कोई वजह है, वो खामोश बैठा है। बिल्कुल ऐसे ही है। 10 सेकंड है मेरे पास, सो आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हम ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। वक्तन फ़वक्तन हम इस तरह की सहूलियात पे इसलिए बात करते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए इन चीज़ों को बनाया गया है, जिद्दत लाई जाती है, इनको डेवलप मज़ीद किया जाता है कि लोगों को आसानियाँ पहुँचे। मैं बात कर रही हूँ 15 हेल्पलाइन की। किसी टाइम पर सिर्फ और सिर्फ 15 का इस्तेमाल जो था वो बहुत महदूद था। कुछ चीज़ों के लिए आप इसका इस्तेमाल करते थे, खुदा न खास्ता किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में जब चोरी डकैती या कुछ इस तरह का हैपनिंग होती थी तो हम 15 पर कॉल कर देते थे। बट अब इसका दायरा कार बहुत ज़्यादा वसी कर दिया गया है। अगर हम यहाँ पर जिक्र करें ख़वातीन, बच्चों, बुजुर्गों के हवाले से अगर कुछ इश्यूज़ है तो आप 15 पर कॉल कर सकते हैं। वर्चुअल पुलिस स्टेशन का क़याम यहाँ पर अमल लाया गया, उसकी डिटेल्स क्या हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ वर्चुअल ब्लड बैंक का क़याम अमल में लाया गया, यानी अब 15 को भी मुख्तलिफ कैटेगरीज में जो है वो आगे एक्सटेंड कर दिया गया है। किस किस प्रॉब्लम की सूरत में आप 15 पर कॉल कर सकते हैं, इनका रिस्पॉन्स टाइम क्या है, किस तरह से आपको फैसिलिटेट किया जाएगा, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ सेफ सिटी में जो जदीद इस्लाहात आई हैं उन पर भी बात होगी। जी हमारे साथ इमरान महबूब खान साहब मौजूद हैं, DSP सेफ सिटी हैं, अपने प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपके टाइम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे बता दीजिएगा जो रिसेंटली इस्लाहात आई हैं सेफ सिटी में कौन कौन सी हैं? पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी अपने विजन और मिशन के मुताबिक प्रोसेस की ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के ज़रिए हमारी पंजाब पुलिस की नीड को और दीगर जो हमारे अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनकी नीड को फुलफ़िल कर रही है। अभी हमारी जो मैडम CM पंजाब साहबा के विजन के मुताबिक IG पंजाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब, उनका बड़ा कीन इंटरेस्ट और फोकस है हमारी वल्नरेबल पॉपुलेशन पे, प्रोसेस ऑटोमेशन पे और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन पे। इसलिए उनकी टीम में हमारे जो MD हैं सेफ सिटी SN यूनुस साहब, उनका बड़े एक्सेप्शनल लीडर हैं और उन्होंने उनके विजन और मिशन के मुताबिक जो भी रिसेंट चेंजेस किए हैं उसमें हमने 15 को एक तो अब जो पहले 15 सिर्फ एमरजेंसी, जैसे अभी आपने मेंशन किया, एमरजेंसी नीड पे कॉल की जाती थी, अभी हमने अपने प्रोसेस टाइम को थोड़ा मिनिमाइज़ करने के लिए हमने उसको IVR में कन्वर्ट किया और जब आप 15 पे कॉल करेंगी तो वो 7 से 8 आपको ऑप्शंस देगा। अच्छा, उसमें आपने क्राइम रिलेटेड कॉल करनी है तो आपने 1 नंबर प्रेस करना है, अगर आपने वर्चुअल वीमेन को कॉल करनी है तो 2 प्रेस करना है। इस तरह वर्चुअल चाइल्ड सेफ्टी, हमने वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी एक बनाया है, उसके लिए अलग नंबर है, डेडिकेटेड नंबर है। ब्लड बैंक के लिए हमने एक डेडिकेटेड नंबर है और इस तरह बाकी सारों के लिए भी। तो हमारी इसके अलावा हमने उसको लैंग्वेजेस में भी आसानी कर दी कि अगर कोई बंदा पंजाबी बोल सकता है या पोठवारी बोल सकता है, सराइकी या इंग्लिश,
तो हमने उसके लिए भी डेडिकेटेड रिसोर्स असाइन कर दिए हैं जो कि वो कॉल लेते हैं। तो पब्लिक की आसानी और उनकी फैसिलिटी हमारा मतबा नज़र है। इसके अलावा जो अभी आपने इनिशिएटिव की बात की, तो इनिशिएटिव अभी रिसेंटली बहुत सारे इनिशिएटिव हमारी मैनेजमेंट ने लिए। उसमें लीडिंग जो हमारे वर्चुअल सेंटर्स जिन्हें हम कहते हैं, उसमें एक है वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन। हम जब अपनी कॉल लेते हैं वहाँ पे जो 80,000 के करीब 80,000 प्लस डेली कॉल्स लेते हैं, तो हम वहाँ पे उस कॉल के ज़रिए उनकी नीड असेसमेंट भी हो रही होती है और वल्नरेबल पॉपुलेशन भी आइडेंटिफाई हो रही होती हैं। तो हमने अपनी मैनेजमेंट के विजन के मुताबिक उन्होंने उसको बिल्कुल एक ऐसा किया कि वर्चुअल हमारी जो वल्नरेबल पॉपुलेशन थी उसमें ख़वातीन थी, उसमें बच्चे थे, उसमें मेंटली डिसेबल्ड लोग भी हैं, उसमें इस तरह ब्लड बैंक की भी है। तो हमने इन सारी नीड्स के मुताबिक एक सेंटर वहाँ पे बना दिया। एक वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन है, ठीक है, जो कि जिस पे CM साहबा का बड़ा इंटरेस्ट उसमें कीन है और उसके विजन के मुताबिक वो चल रहा है। उसमें हमने अभी तक कोई 1 साल के अंदर 4.5 लाख से ज़्यादा ख़वातीन को हमने उनकी नीड को एड्रेस किया है। इसके अलावा वर्चुअल केयर, वो चाइल्ड केयर सेंटर है हमारा, वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी, VCCS जिसे कहते हैं। उसमें मेरा प्यारा, हमने उसको वेब पेज पे भी हमारी वो है प्रेजेंस। उसमें भी देखें तो हमने कोई 8,000 के करीब बच्चे जो कि गुम हुए और पंजाब पुलिस ने इस सेंटर के जरिए तमाम लोगों के लिए, आप कहीं पर भी पंजाब में बैठे हैं और आप अगर इन तमाम हेल्पलाइन पर कॉल कर रहे हैं, राब्ता कर रहे हैं, तो बगैर किसी वो डिटेल्स, यहाँ पर होता ना कि अच्छा आपकी हदूद ये नहीं है थाने की, आपको ये वाला इलाका लगता है, आपको वो वाला इलाका लगता है, तो इस तरह की तो कोई परेशानी नहीं होती है कॉल करने वाले को। कंप्यूटराइजेशन का, प्रोसेस ऑटोमेशन का फ़ायदा ये होता है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। अब 15 की जो सर्विसेज हैं वो क्रॉस पंजाब है जी, उसमें हदूद की यूद की कोई कैद नहीं है। हमारे उन्होंने जस्ट भी जिसको भी ये प्रॉब्लम है, चाहे वो वर्चुअल वीमेन से मुतल्लिक है, वर्चुअल चाइल्ड से है या क्राइम से रिलेटेड है, इवन ब्लड से है, तो बस उसने अपनी एरिया हमें बताना है और उस एरिया के मुताबिक हमारे जो PCOs हैं, पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर्स, वो हदूद का खुद तयन करके मुतल्लिका फील्ड ऑफिसर को वो मैसेज कन्वे कर देते हैं। सो कम्युनिकेशन होना बड़ा ज़रूरी है ना। अगर कोई प्रॉब्लम में है, बार बार आप उनसे पूछें कि मुतल्लिका टीम आप तक पहुंची या नहीं पहुंची, सो आपका क्या राब्ता रहता है मुसलसल जब तक उनकी दाद रसी नहीं हो जाती, और उसके बाद फीडबैक का भी सिस्टम है? जी, पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी, अब जब हम इसको प्रोसेस ऑटोमेशन का कहते हैं ना, तो इसमें ये सारी चीज़ें, सेफ सिटी का एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव सोल्यूशन है जिसमें कम्युनिकेशन मेन रोल प्ले कर रहा होता है। अभी जो हमारे MD साहब ने जो उसमें नई इसमें जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें सबसे बड़ी चीज़ हमने पंजाब पुलिस की तमाम व्हीकल्स को और इवन बाइक्स को भी, डॉल्फिन स्क्वाड की, उसको हमने टैब्स दे दिए हैं, उनमें इंस्टॉल कर दिए हैं और वो टैब्स हमारे साथ लिंक्स हैं हमारे सेफ सिटी के साथ। जब भी कोई बंदा ये बताएगा कि हमने फ़र्ज़ कर लें कोई DG खान के किसी छोटे से कस्बे में कहता है कि मेरे साथ यहाँ पे रॉबरी या स्नैचिंग हो गई है, तो उसकी रियल टाइम पे लोकेशन हमारे पास आ रही होती है, उस व्हीकल की भी, और हम उस व्हीकल जो क्लोज तरीन जो नियरेस्ट व्हीकल्स होती हैं, हम उस बंदे के करीब डिस्पैच कर देते हैं, कतई नज़र इसके कि ये कौन से। ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा जी, मिसाक सेंटर का क़याम अमल में आ गया और ये ख़ुसूसी तौर पर अक़लियती बिरादरी के लिए था, इसका मकसद क्या था? हम, जैसे मैंने भी अर्ज़ की कि हमने वल्नरेबल पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई किया हुआ है, तो हमारे लिए जो हमारे अक़लियती भाई हैं वो बहुत अहम है, वो भी वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हैं, तो हमने एक डेडिकेटेड लाइन उनके लिए लगा दी और ये हमारी CM साहबा का जो है ना वो का ख़ास इनिशिएटिव था। अच्छा, उसमें हमने ये किया कि अब एक डेडिकेटेड लाइन है, आपने जब 15 पे कॉल करनी है तो IVR जो टेप चलेगी उसमें आपने अक़लियती का ऑप्शन लेना है और वहाँ पे 24/7 एक ऑपरेटर मौजूद है जो कि सिर्फ हमारे अक़लियती भाइयों की तमाम किस्म की नीड्स, क्राइम से रिलेटेड भी, दूसरी भी, वो उसको एड्रेस करते हैं। ठीक हो गया। तो ये कभी भी आप अक़लियती बिरादरी को किसी भी किस्म की कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं, तो अवेलेबल होंगे। इसके साथ साथ मुझे ये बता दें, नया सिस्टम जो है ये फेक कॉल्स के हवाले से, जो आपको जाली कॉल्स आती हैं, तंग किया जाता है या आपको कोई तंग कर रहा है, तो उसको किस तरह से जो है लोकेट किया जाता है? अभी तो बड़ा आपने अच्छा ये टाइमली क्वेश्चन किया। हम भी पब्लिक को कोशिश करते हैं कि ये चीज़ करें, क्योंकि ये एमरजेंसी हेल्पलाइन है। हम डेली 80,000 प्लस कॉल्स ले रहे हैं जो पब्लिक की नीड को एड्रेस करने के लिए। जब भी कोई फेक कॉल करेगा तो वो किसी, हो सकता है किसी दूसरे को अर्जेंट नीड हो और वो उसकी कॉल वेटिंग में चली जाए, तो हम डिस्करेज करते हैं और आपके प्रोग्राम के तवसत से हम लोगों को भी ये गाइड करना चाहेंगे कि वो इस किस्म की कॉल से परहेज़ करें।
सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा कि रिस्पांस टाइम बड़ा मैटर करता है। 15 पर जब भी कभी कॉल करें तो ये होता है कि जी सम टाइम आपके इलाके के बारे में सही तरह से नई इन्फॉर्मेशन पहुंच पा रही होती, तो वो रिस्पांस टाइम कैसा है? खुदा न खास्ता अगर किसी खातून के साथ कोई चोरी डकैती की वारदात, राह चलते कोई मसला हो गया तो आप तक पुलिस की टीम का टाइम पे पहुंचना बड़ा मैटर करता है। जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अपने क्वेश्चन किया। हमारे एमडी साहब इस मामले में बहुत ज़्यादा कीन है रिस्पांस टाइम के मामले में, क्योंकि हमने प्रोसेस की ऑटोमेशन का मकसद यही है कि हम पुलिस के रिस्पांस को मिनिमम कर सकें, एफिशिएंट कर सकें, क्विक कर सकें। अच्छा, अब जब वो कॉल कर रहे होते हैं 15 पे कोई भी, तो हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो 1 से 1.5 मिनट के अंदर उसकी कॉल को रिसीव कर लेते हैं और डिस्पैच कर देते हैं, और उसकी डिस्पैच भी रियल टाइम में। अब उसके लिए वो पुराना कोई ऐसा आउटडेटेड सिस्टम नहीं है, वो टैब के ऊपर ही ना सिर्फ उसका मैसेज की शक्ल में डिस्पैच हो रहा है, बल्कि जैसे ही कॉलर हमें कॉल करता है, हमारा ऑपरेटर कॉन्फ्रेंस कॉल के फीचर एक हमने जो नया इंट्रोड्यूस करवाया सेफ सिटी ने, वो उस जो कॉलर है उस कॉलर को फ़ोन करता है और उसी कॉल के दौरान फर्स्ट रिस्पॉन्डर के साथ उसका राब्ता करवा देता है, जिससे उसकी आसानी भी होती है, मेंटली सेटिस्फाई भी होता है, और पुलिस का कम्युनिकेशन का हमारे वहाँ पर डिस्पैच भी एफिशिएंट हो जाता है। और उसके बाद फिर हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो उस पर यहाँ पे बस नहीं करते, बल्कि उसका फॉलो अप लेते हैं मुसलसल। हमने उसके लिए सर्विस लेवल एग्रीमेंट बनाए हुए हैं कि 15 मिनट के अंदर, फिर आधे घंटे के अंदर हम उसका फॉलो अप ले रहे होते हैं कि पुलिस आपके पास पहुंची और उसका क्या। सर, इशू ये होता है कि इस तरह की सहूलियात अगर हम देखें ना तो सिर्फ बड़े शहरों तक ही महदूद होती हैं। ये सिर्फ लाहौर तक महदूद है कि पंजाब में कहीं पर भी आप होंगे तो आपको इसी तरह से ही ट्रीट किया जाएगा? पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी जो कि पहला लाहौर में ये सेंटर बनाया गया था, अभी हमारे पंजाब सेफ सिटी के 18 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर स्मार्ट सेफ सिटीज़ के नाम से ये चीज़ें हमारी ऑपरेशनल हो चुकी हैं, और जिसमें अभी आने वाले दिनों में इंशाल्लाह पंजाब के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स भी सेफ सिटी के दायरा कार में ले आएंगे। चलें जी, हम दुआ गो हैं, क्योंकि जहाँ कहीं पे भी पब्लिक को सहूलत देने के काम होते हैं तो वो जितनी जल्दी हों, जितनी जल्दी जो है वो आवाम को सहूलियात दी जाए, उससे बेहतर क्या हो सकता है? मैसेज क्या होगा देखने वालों के? ये हम पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी आवाम की सर्विस के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स हमने यहाँ पे लिए हुए हैं। उसमें पब्लिक की अवेयरनेस के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि ख़वातीन के लिए स्पेशली हमारी जो वर्क प्लेस पे एनवायरनमेंट में उनके कुछ चैलेंजेस हैं, या दीगर रोड्स के ऊपर भी चैलेंजेस हैं, उनके लिए हमने एक डेडिकेटेड वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन बनाया हुआ है, और उसमें हमने एक वर्चुअल वीमेन सेफ्टी ऐप इंट्रोड्यूस कराई हुई है। वो ऐप ख़वातीन इंस्टॉल करें, उसमें वो लाइव अपनी ना सिर्फ लाइव कॉल कर सकती हैं, लोकेशन शेयर कर सकती हैं, इवन वो अपने जर्नी जो उनका है जगह उसको भी ट्रैक कर सकती हैं। तो ये तमाम सहूलियात आप ही लोगों के लिए दी गई हैं, तो इससे भरपूर फायदा भी आप लोगों को उठाना है। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे जी आपको। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान HVACR सोसाइटी के हवाले से। इसके क़याम का मकसद क्या है, सोसाइटी में किस तरह से अपना रोल अदा कर रही हैं, फिर इसके साथ साथ हमें ये भी जानना है कि ये फ्रूटफुल किस तरह से है, नौजवानों के लिए यहाँ पर मौक़े क्या हैं। इनकी जानिब से एक एक्सपो का जो है वो एहतमाम किया जा रहा है। सो इस एक्सपो में क्या क्या होगा, इसके गराज़ व मकासद क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। मिस्टर रमज़ान शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट पाकिस्तान HVACR सोसाइटी हैं, और इसके साथ मिस्टर अहमद नईम चुगताई साहब मौजूद हैं, चीफ कन्वीनियर हैं जी एक्सपो के और फॉर्मर चेयरमैन भी हैं। अपने प्रोग्राम में अपने मेहमानों को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सो मच जी। रमज़ान साहब, हम आपसे आगाज़ कर लेते हैं। बेसिकली आइडिया क्या था ये सोसाइटी बनाने के पीछे, कब ख्याल आया, क्यों ख्याल आया, सो किस तरह से इसको डेवलप किया? ये सोसाइटी फॉर्म की गई अप्रॉक्सीमेटली 1993 के अंदर, और उस वक्त HVACR की इंडस्ट्री एक वो सेक्टर है जिसमें एक्सपोनेंटल ग्रोथ है। डे बाई डे जैसे टेम्परेचर चेंज आ रही हैं, हमारे सिटीज़ का साइज़ बढ़ रहा है, तो उसकी फूड चेन, सप्लाई, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, तो इन सब के अंदर आपकी एयर कंडीशनिंग की इन्वॉल्वमेंट है। सो वी वर इंस्पायर्ड बाय आयशर अमेरिकन सोसाइटी है, तो उनकी अपनी ग्लोबल सोसाइटी है जो इसके लिए वेलफेयर के लिए काम करती है, तो उससे इंस्पायर होकर पाकिस्तान में इसकी ज़रूरत का महसूस किया गया, और 1993 में हमारे सीनियर्स ने इस सोसाइटी को फॉर्म किया, और पिछले 30 साल से हम लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। इट्स NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और जितने भी इसमें लोग आते हैं सारे वॉलंटरीली काम करते हैं, उनके लिए कोई कुछ नहीं है। और सोसाइटी का हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, और हम थ्रू चैप्टर ऑपरेट करते हैं। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद में हमारे चैप्टर्स हैं, उनके थ्रू हम ऑल ओवर इन पाकिस्तान इसमें ऑपरेट करते हैं।
इसके मेंबर्स जो है ना वो इंजीनियर्स हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, इवन डॉक्टर्स भी हैं, पीएचडी डॉक्टर्स भी हैं और टेक्नीशियंस भी हैं। इसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको कंसल्टिंग इंजीनियर्स, इक्विपमेंट सप्लायर, मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर, ये सारे के सारे जो HVACR से रिलेटेड कम्युनिटी है वो इस प्लेटफॉर्म के मेंबर्स हैं। सही। सो यानी एक बड़ा जो है वो सेटअप है और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्सपो का इनेकाद जो किया जाता है, इसका मकसद क्या होता है? देखिए जी, एक्सपो का बेसिक मकसद जो है ना, अवेयरनेस देना। अवेयरनेस किस चीज़ की? दुनिया में डे बाय डे नई इन्वेंशंस हो रही है, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन आ रही है, दुनिया एनर्जी सेविंग की तरफ जा रही है। आपके ओजोन का जो एक प्रॉब्लम हमारी जो रेफ्रिजरेंट्स की वजह से था, उस पर रिसर्च हो के आपकी नई गैसेस पे रिसर्च हो के आ रही है। तो एक्सपो का मकसद ये होता है कि हमारी दुनिया में भी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या उसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो उसकी अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें। और हमारी एक्सपो के साथ अगर आपने पढ़ा होगा तो साथ एक कॉन्फ्रेंस एक पार्ट है। कॉन्फ्रेंस एक हमारा पार्ट है जिसमें 3 दिन हमारे दुनिया भर से स्पीकर, हमारे इंग्लैंड से, अमेरिका से और पाकिस्तान के हमारे जो की पर्सनस हैं जिनका रिसर्च वर्क पे बहुत फोकस है, वो उस पर आके पेपर्स पढ़ते हैं जो आपको बताते हैं कि इस जो दुनिया में नई इस वक्त टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें क्या बेनिफिट हैं और जो पुरानी टेक्नोलॉजी जिसको हम ख़त्म कर रहे हैं वो किस वजह से ख़त्म कर रहे हैं। तो रिसर्च वर्क के ऊपर पेपर पढ़े जाते हैं और नई टेक्नोलॉजी जितनी भी है उसको वहाँ डिस्प्ले किया जाता है। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा, इस एक्सपो में कौन कौन लोग शामिल होंगे? दूसरे ममालिक से अगर लोग आ रहे हैं तो उनकी शमूलियत, और कितने रोज़ा एक्सपो, प्लान क्या है इस एक्सपो का? हमारी एक्सपो में दुनिया भर से मुख्तलिफ मुल्कों से हमारे इस वक्त चाइना से हमारा डेलीगेशन आ चुका हुआ है। उनकी जो एसोसिएशंस हैं एयर कंडीशनिंग की, उनके प्रेसिडेंट और उनकी टीम प्लस उनके एग्जीबिटर वो आ चुके हुए हैं। यूएई से है, यूक्रेन से है, आपके कोरिया से है, मलेशिया से है और यूरोप के बहुत सी जो कंपनियां जो पाकिस्तान में जिनकी प्रोडक्ट इस वक्त है उनके डिस्ट्रीब्यूटर पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन उनके जो फॉरेन प्रिंसिपल हैं वो भी इस एक्सपो में उनका पार्ट होंगे। ये तो एक बहुत बड़ा मौका है ना सर, फिर यहाँ के जो कारोबारी हजरात हैं उनको भी फायदा पहुँचने वाला है। डेफिनेटली उनको फ़ायदा होता है। जितने मार्केट के ग्लोबल प्लेयर हैं सब इस एक्सपो में पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ के लोकल को मोस्टली जब कोई यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको लोकल पार्टनर चाहिए होता है मार्केट में एक्सेस करने के लिए। तो जब वो यहाँ पे आके प्रोडक्ट डिस्प्ले करते हैं तो लोकल को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उनके साथ एक बिजनेस टू बिजनेस को डील करके तो यहाँ पे बिजनेस को प्रमोट कर सकें। इसके साथ साथ लोकल इंडस्ट्री को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अल्टीमेटली आपको अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए प्रोडक्ट की रीच बढ़ानी होती है, उसको डिस्प्ले करना होता है, उसको लोगों तक पहुँचाना होता है। तो ये एक इवेंट ऐसा है कि जिसमें जितने लोकल मैन्युफैक्चरर में पार्टिसिपेट करके अपनी प्रोडक्ट वो वहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। तो जितने विजिटर्स हैं इधर दे आर ग्लोबल, जो दुनिया से आए होते हैं, बाहर से आते हैं, और कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर हैं मुख्तलिफ शहरों से आते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, तो उनको उन तक अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने का मौका मिलता है। तो वहाँ भी उनकी प्रोडक्ट को प्रमोट मिलता है, इंडस्ट्री को प्रमोशन मिलती है। तो जो आपकी सेक्टर के लिए भी फायदे हैं। यस डेफिनेटली, मैं एसएमई की बात कर रहा हूँ। मेजर प्लेयर तो ऑलमोस्ट सब जगह पार्टिसिपेट अच्छा, ये छोटे कारोबार में आते हैं। छोटे कारोबार के लोग हैं ना। अब जितने मैन्युफैक्चरर हैं, कोई भी इक्विपमेंट बनाता है तो उसके अंदर सारा कुछ खुद नहीं बनाता, उसको अलाइड सपोर्ट चाहिए होती है, छोटे छोटे कंपोनेंट और चाहिए होते हैं। तो उसमें उनको अपनी मार्केट की रीच बढ़ाने के लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। सही। तो दरवाजे खुले हैं तमाम लोगों के लिए, तमाम इट्स ओपन फॉर एवरीवन, ये सबके लिए, इवन के यूजर्स के लिए। जैसे अहमद साहब ने बताया कि इसमें तमाम ग्लोबल प्लेयर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस वक्त डे बाय डे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट काफ़ी तेज़ी से आ रही है, क्योंकि इंडस्ट्री के चैलेंजेस काफ़ी तेज़ी से चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं। तो उनको मीट करने के लिए, कोप अप करने के लिए आपको नई से नई प्रोडक्ट आपको चाहिए और बड़ी तेज़ी से इसके अंदर वो जिद्दत आ रही है। सो आप ये समझते हैं कि जितनी जिद्दत तेजी से आ रही है ना, हम तो हर गुजरते दिन के साथ नई चीज़ों को देख रहे हैं, तो उस चैलेंज को मीट करना भी एक इटसेल्फ चैलेंज बन जाता है। तो फिर कैसे आपकी टीम इस पे काम करती है? डेफिनेटली, खैर ये हमारा काम तो नहीं होता, ये जो मैन्युफैक्चरर हैं वो उसको फिर मीट करते हैं, वो उसके साथ अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। इंडस्ट्री की डिमांड खुद ब खुद डेवलप होती है मार्केट की, उसको स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आजकल सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है पाकिस्तान के अंदर, इवन नॉट पाकिस्तान, ग्लोबल ये है। तो आपको डे बाय डे उसको मोर एफिशिएंट एयर कंडीशनर चाहिए। और आजकल तो एयर कंडीशनर्स का जो मोस्ट ऑफ दी बहुत सारे ऐसे कमर्शियल बिजनेस हैं जहाँ पे HVAC का इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का, उसके टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट का 60-70% जो है ना वो उसका एक्सपेंस वो इलेक्ट्रिसिटी का HVAC ड्रॉ कर रहा होता है। तो अगर आप इसमें सेव करते हैं तो एक मेजर चंक आप एनर्जी का सेव कर लेते हैं। तो इस तरह वो डे बाय डे जो लेटेस्ट एडवांसमेंट होती है, प्रोडक्ट वो आती है यहाँ पे मार्केट में आके एक्सपो में डिस्प्ले करते हैं। तो एंड यूज़र को, बायर को, इधर दे आर रेजिडेंशियल है यूज़र है, वो कमर्शियल है या वो इंडस्ट्रियल है,
तो उनको उस प्रोडक्ट को स्टडी करने का मौका मिलता है, फिर वहाँ से अपनी एप्लीकेशन के लिए प्रोडक्ट को सिलेक्ट करने का मौका मिलता है। सही। सर बताइएगा, एक्सपोर्ट बढ़ाने में हम लोगों को अब जो है वो बहुत गौर भी करना है, एक्सपो क्या किरदार अदा करती है? देखिए, एक्सपो में हम अपने पाकिस्तान के जितने भी लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको पूरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, और प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि जो आप चीज़ बना रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करें, स्टॉल्स लगाते हैं, और नेचुरली जब आपका इंटरनेशनल एग्जीबिटर आते हैं उनके साथ उनके B2B मीटिंग्स होती हैं कि उनके साथ कोई जॉइंट वेंचर करें, अपनी टेक्नोलॉजी को इन्हांस करें, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी नहीं है। तो उसके लिए हम उनको फोकस करते हैं, और जहाँ जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनको कहीं गाइडलाइन चाहिए होती है, तो जिस तरह भी बताया गया आपको कि एक एशरे पूरी दुनिया में एक इदारा है कोई 125 साल पुराना, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग इंजीनियर, तो उसका काम ही रिसर्च वर्क है, और एयर कंडीशनिंग की जो अपग्रेडेशन है उस पर रिसर्च करना है, और उसके मुताबिक उनको पूरा गाइड किया जाता है। और जहाँ भी सोसाइटी चूँकि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम है एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, जो भी आपके यहाँ इंडस्ट्री एयर कंडीशनिंग की है, मैकेनिकल सर्विसेज की है, तो हम उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, उनको जहाँ ज़रूरत होती है उनको गाइडलाइन देते हैं। सही। मुझे ये बता दीजिएगा, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं पाकिस्तानी मईशत पे वो किस तरह से असरअंदाज होते हैं, ख़ासतौर पर अगर हम तामीराती सेक्टर की बात करें तो वहाँ पर इसका क्या फ़ायदा होता है? इसका बहुत फ़ायदा होता है, वो तो डायरेक्ट इससे रेलिवेंट है। जो मैंने पहले आपसे बात की कि जो प्रोडक्ट है, जैसे पहले हाईरेस बिल्डिंग नहीं होती, तो हाईरेस बिल्डिंग के अंदर एक डिफरेंट एप्लीकेशन एयर कंडीशनिंग की। अब आपके जैसे स्टूडियोज है, यहाँ पे डिफरेंट एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन वाइज उनको फिर वहाँ पे जाके प्रोडक्ट को स्टडी करने का मौका मिलता है, और फिर उसके मुताबिक अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करते हैं वो कि मोर एफिशिएंट एक। आजकल मेजर दो चैलेंजेस हैं हमारे पास। एक चैलेंज हमारे पास एनर्जी एफिशिएंसी का है, और दूसरा चैलेंज है एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना, कि जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो मटेरियल्स हैं जो भी है वो सारे का सारे एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, उससे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं होना चाहिए, कोई हार्मफुल नहीं होना चाहिए फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। तो वो दोनों फैक्टरों को फिर आपको प्रोडक्ट को स्टडी करने का मौका मिलता है, जो बेस्ट आपको कंप्लायंस मिलती है, तो वहाँ पे तमाम सेक्टर्स को प्रोडक्ट सेलेक्ट करने का मौका मिलता है। ठीक हो गया, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। रमज़ान साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी, यूनिवर्सिटीज़ को भी क्या इनवाइट किया जा रहा है, स्टूडेंट्स को, इंजीनियर्स को, कि वो भी आके इस एक्सपो का हिस्सा बने, या जो लोग विजिट करना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन वहाँ से लेना चाहते हैं, वो आ सकते हैं? हाँ, इसमें हमने एक तो यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट किया है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs हैं, उन यूनिवर्सिटी को इनवाइट किया, उनके स्टूडेंट्स आके यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं, और प्लस यूनिवर्सिटी अपनी जो पास्ट के प्रोजेक्ट हैं उनको भी डिस्प्ले कर रही है उसके अंदर स्टूडेंट के पार्टिसिपेट के। और इसके साथ साथ स्पेशली जो एक्सपो के साथ साथ जो कॉन्फ्रेंस है, इस वक्त हम हर साल कॉन्फ्रेंस एक थीम सेलेक्ट करते हैं। आपकी बार जो हमारा थीम है वो है बेस्ट प्रैक्टिस इन फार्मास्यूटिकल एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के। बोथ आर इसको दोनों की बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस है। इस वक्त हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स उनका HVAC सिस्टम पुअर है या वीक है। जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तो आप किसी ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, अगर वहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम जो भी फैसिलिटी है उसके HVAC सिस्टम वीक है, पुअर है, प्रॉपर नहीं है, तो इट कैन बी पॉसिबल कि आप वहाँ से कोई डिजीज़ कैरी करके आ जाएं, इन्फेक्शन। अगर वो पुअर है तो कोविड में इस चीज़ ने बड़ा वो रियलाइज़ किया हम लोगों ने। तो हर हॉस्पिटल का वहाँ पे HVAC सिस्टम प्रॉपर होना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं उसके मुतालिक वो थीम है। फिर सेकंड, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज डे बाय डे ग्रो कर रही है हर तरह की, तो उसमें जो बेस्ट प्रैक्टिस उसके डिज़ाइन में हो सकती हैं वो हमारी कॉन्फ्रेंस का थीम है। अब इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ग्लोबल स्पीकर्स भी आ रहे हैं, लोकल स्पीकर्स भी आ रहे हैं। क्वेश्चन आंसर का सेशन भी होता है? यस, क्वेश्चन वहाँ पे डिफरेंट टेक्निकल पेपर्स प्रेजेंट किए जाते हैं, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं लर्न करने के लिए। ग्लोबल स्पीकर हैं, लोकल स्पीकर हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज वो शेयर होता है, तो वो उनके लिए एक लर्निंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साइड बाय साइड कॉन्फ्रेंस हमने 2 वर्कशॉप्स कर रहे हैं। अब इंजीनियरिंग के अंदर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कुछ इंडक्शन डिक्लाइन हो रही है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो उसमें हमें लगता है कि शायद उन बच्चों के पास जो लेटेस्ट इस वक्त टूल्स हैं इंजीनियरिंग के, उनका स्किल सेट नहीं है प्रॉपर। उस सिलसिले में हमने साइड बाय साइड 2 वर्कशॉप अरेंज किए हैं। जो इंजीनियरिंग के जो टूल्स इस वक्त यूज़ हो रहे हैं उनके ऊपर उनको वर्कशॉप वहाँ पे कंडक्ट करवा रहे हैं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो उनको जाके वो स्किल सेट को हासिल करें और उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सके, अपने कैरियर में एक्सेल कर सकें। तो स्टूडेंट के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ। सही। सो क्या सिलेक्शन है स्टूडेंट्स की, या हर किसी के लिए ऑप्शन है कि आ सकते हैं? टाइमिंग्स शेयर कर दीजिएगा, टाइमिंग्स क्या हैं और कब से इस एक्सपो का आगाज़? बेसिकली हमारी जो एक्सपो है कल से शुरू हो रही है, 19, 20 और 21 3 दिन की एक्सपो है।
एक्सपो सेंटर लाहौर में, और एक्सपो सेंटर लाहौर के तीनों हॉल उसमें ऑक्यूपाइड हैं जिसमें एग्जीबिटर अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहा है। मीनवाइल जो अभी कॉन्फ्रेंस का आपसे जिक्र हो रहा था, हमारी हॉल 1 और 2 के दरमियान एक फॉयर एरिया है जहाँ आपका हॉल 10A है, उसमें हमारी कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें पेपर प्रेजेंट किए जाते हैं, उसके साथ उनके पैनलिस्ट होते हैं, मॉडरेटर होते हैं, क्वेश्चन आंसर का सेशन होते हैं, वो सारी चीज़ें चलती हैं। टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक है। और स्टूडेंट्स जो हैं इसमें, हर स्टूडेंट जिसका इंजीनियरिंग सेक्टर से, इधर वो इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल भी जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, क्योंकि एयर कंडीशनिंग खाली एक्सपो नहीं है। इस एक्सपो में हमारी एयर कंडीशनिंग, फायर फाइटिंग, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल और ये सारी सर्विसेज जो आपकी किसी भी बिल्डिंग की बेसिक नीड है उसकी प्रोडक्ट का डिस्प्ले हो रहा है। आइदर वो पाकिस्तान में बन रही है, आइदर वो पाकिस्तान में इंपोर्ट होके आ रही है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जिस तरह भी हमने पहले आपसे बात की कि एनर्जी, किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग की एयर कंडीशनिंग का जो इलेक्ट्रिकल लोड है ना, वो 70%, 60 to 70% लोड सिर्फ एयर कंडीशनिंग का होता है। तो आपको इक्विपमेंट सेलेक्ट करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड एनर्जी क्राइसिस हैं। तो आप ऐसे इक्विपमेंट सेलेक्ट करें जो एनर्जी सेविंग में आए, और एनर्जी सेविंग सिर्फ इक्विपमेंट नहीं, उसके साथ अलाइड एक्सेसरीज, ऑटोमेशन की कंपनियां उसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो यहाँ हर स्टूडेंट जो भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक या इंजीनियरिंग फील्ड से वाबस्ता है, उसके लिए फ्री एंट्री है, सारे के लिए फ्री एंट्री है। वो आएँ, आके अपनी चीज़ देखें और सोसाइटी का पार्ट बने, अवेयरनेस लें। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत निकलती हैं इसमें, क्योंकि ये एक बज़ाहिर तो देखने में एक छोटा सेक्टर है, लेकिन इट्सेल्फ बहुत बड़ा सेक्टर है। अच्छा, जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आपको बिजनेस आइडिया भी यहाँ से कोई मिल जाएगा अगर कोई बिजनेस अपना करना चाह रहे तो? हाँ, डेफिनेटली बिजनेस आइडियाज़ अगर आप कहेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से तो इस किस्म की एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ये है कि जो मैंने पहले जिक्र किया कि यहाँ पे JVs जॉइंट वेंचर हो जाते हैं, मुख्तलिफ मैन्युफैक्चर आए होते हैं, तो लोकल मैन्युफैक्चर मिलकर उनके साथ कुछ जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। ट्रेड आपका प्रमोट हो सकता है, आप अपनी एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं। जो बाहर से डेलीगेशन आए होते हैं प्रोडक्ट डिस्प्ले करने के लिए एज ए विजिटर और एज ए एग्जीबिटर, जो लोकल हमारा पार्टिसिपेट करते हैं तो उनके प्रोडक्ट को भी देखते हैं। तो इट नॉट ओनली फॉर विजिटर, खुद भी एक दूसरे के लोग बूथ विजिट कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आप कंपैरिजन करते हैं ना अपनी प्रोडक्ट्स के साथ, नई नई चीजें आपके सामने आती हैं। समटाइम आपकी प्रोडक्ट उसकी अलाइड सपोर्ट कंपोनेंट चाहिए होते हैं, तो आप वो भी देख रहे होते हैं कि मुझे कहाँ से क्या मिल सकता है। तो इस किस्म के बिजनेस वेंचर वहाँ पे अक्सर क्रिएट होते हैं वहाँ। सही। सो अगर स्टूडेंट्स कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो क्या उनके लिए कुछ ऐसे सेशन हो कि अपनी प्रोडक्ट से मुतालिक आगे अगर वो कुछ रिसर्च करना चाह रहे हैं तो उनको वहाँ से हेल्प भी मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि हम, मेरे ख्याल से हम तकरीबन कोई 12-13 यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल्स फ्री हमने स्पेस दी है। एक तो अपने वो प्रोजेक्ट डिस्प्ले करें जो भी उनके प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में बनते हैं, प्लस जिस वक्त वो उधर विजिट करेंगे बाकी एरिया में, तो उनको कोई भी गाइडलाइन चाहिए होगी तो वो जो वहाँ मैन्युफैक्चरर बैठा हुआ है या इंपोर्टर है जो बाहर से आया उसकी प्रोडक्ट है, तो वहाँ से उनसे एक लाइजन करके थ्रू सोसाइटी प्लेटफॉर्म भी और डायरेक्ट भी वो से अवेयरनेस ले सकते हैं। तो चीज़ें ये एक नेचुरली एक चीज़ें चलती हैं। इसी तरह जिस तरह भी बताया आपको कि जो छोटे एंटरप्रेन्योर हैं जो बिल्कुल छोटे लेवल पे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इस मकसद इसका ये है कि हमारा एक तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना, नेटवर्किंग डेवलप करना, कनेक्शन डेवलप करना, प्लस हम जिस तरह ये आपके प्रोग्राम की वसासत से, और इसके अलावा हमने लाहौर में काफ़ी जगह बिल बोर्ड्स लगाए हैं, सोशल मीडिया पे हम इसकी काफ़ी कैंपेन कर रहे हैं ताकि विजिटर आए। क्योंकि हमें ना बिज़नेस कम्युनिटी में भी बहुत से एक जो लोगों से होता है, स्पेशली इंडस्ट्री के लोगों से, कि जिस वक्त हम कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहते हैं ना रिगार्डिंग मैकेनिकल सर्विसेज, इलेक्ट्रिकल है, फायर फाइटिंग है, एयर कंडीशनिंग है, तो हमें प्रॉब्लम आती है, हमें जेन्युइन पता नहीं चलता कि इम्पोर्टर कौन है, कौन सेलर है। तो वो कहते हैं हमें, फिर हम वो 6 हाथों से जब चीज़ लेते हैं तो फिर वो नेचुरली उसकी कॉस्ट और चीज़ें इम्पैक्ट करते हैं। तो यहाँ को डायरेक्ट इंपोर्टर, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर आपके एक्सेस में है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। बहुत बड़ा फायदा होता है। एक्सपो का फीडबैक कैसा आता है, माजी में कैसा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे इन्होंने पहले बता चुके हैं कि हम पाकिस्तान की जो टॉप ऑफ द लाइन एक्सपो है उनमें से ही एक है पाकिस्तान HPCR। और इसकी सबसे जो अच्छी खूबी है ना, ये कोई कमर्शियल कंपनी नहीं करती, हम खुद मिलके करते हैं। वी ऑल वॉलंटियर, मैं भी वॉलंटियर सर्व कर रहा हूँ, ये भी वॉलंटियर सर्व कर रहे हैं, और हम सब मिलकर इस एक्सपो को कंडक्ट करते हैं। और इसकी बड़ा मुश्किल काम होता है, कोई आसान काम नहीं होता है। नो डाउट, पूरी प्लानिंग करना, फिर इसको एग्जीक्यूट करना, और फिर मेरे ख्याल से ये तो एंड तक रिस्पांसिबिलिटी खत्म नहीं है। और आज तक जितनी भी हमने, दिस इज 30th एडिशन, ये हमारी 30वीं एक्सपो है, 30th सक्सेसफुल एडिशन है। और आज तक इसकी ग्रोथ की वजह यही है कि जितने भी एग्जीबिटर हैं वो सेटिस्फाइड गए, मेजोरिटी।
सबसे बड़ी वजह होती है आपकी कामयाबी, 95% कह लेंगे सेटिस्फाइड हैं। एक कोई कद्दू का केस ऐसा हो जाता है 100% आप नहीं कर सकते, लेकिन तभी तो उसकी सेटिस्फेक्शन का ये बेसिकली रिजल्ट है कि हम 30th एडिशन कर रहे हैं, वो डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं। और पाकिस्तान की टॉप ऑफ लाइन बाय वॉलंटियर्स जो बकिया एक्सपोज करते हैं वो प्रॉपर कमर्शियल कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजर हैं जो एक्सपोज करवा रही होती हैं। हम एज वॉलंटियर एज ए सोसाइटी करते हैं और हमारे स्किल की एक्सपो एज ए सोसाइटी पाकिस्तान में कोई नहीं कर पा रहा। जबरदस्त, ग्रेट। मैसेज क्या होगा सर देखने वालों के लिए? विजिट करें और आपको दुनिया में जो बेहतरीन एयर कंडीशनिंग की, फायर फाइटिंग की, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग यानी मैकेनिकल से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज वहाँ आपको मिलेंगी। और स्पेशली जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है, इंडस्ट्रियलिस्ट है और हाउस होल्ड आइटम भी जो आपके, क्योंकि हमारे जैसा अब चूंकि मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन पाकिस्तान की एयर कंडीशनिंग की सारी कंपनियाँ यहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रही हैं, तो आपके छोटे स्प्लिट यूनिट से लेके कमर्शियल जो चिलर्स है, VRF सिस्टम है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ मल्टी ब्रांड्स यहाँ अवेलेबल हैं। आएँ, आके प्रोडक्ट देखें, चूज़ करें और अपनी फ्यूचर जितनी भी आपकी एक्सटेंशंस हो रही हैं बिल्डिंग की या नए आप प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, उसके लिए अपना राइट जो है वेंडर उसको वहाँ चूज़ करें आके चीज़ों को देख के। ज़रूर। मैसेज क्या होगा रमज़ान साहब आपका? देखें जी, हमने कोशिश की है, हर साल कोशिश करते हैं, एक्सपो को कंडक्ट करवा लिया, इनवाइट कर लिया, लोग आ गए, सब आ गए। अब जो है ना वो यूज़र का राइट है कि वो आएँ, विज़िट करें, वो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो आएँ, विज़िट करें, यहाँ से इससे फ़ायदा हासिल करें। और वो सिविल है, रेजिडेंशियल है, व्हाट्स एवर देयर फील्ड वो आके हासिल करें। और एक साथ में रिकमेंड करूँगा यंग इंजीनियर्स को कि वो इसको मस्ट विज़िट करें, कि जब आप इसको विज़िट करते हैं तो आपको बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ का पता चलता है और जिससे आपकी अवेयरनेस में फ़ायदा होता है और आपके कैरियर में उसको एक्सेल करने में वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और वर्कशॉप से फ़ायदा लें, इनकी वर्कशॉप मेरे ख्याल बड़ी वो बेनिफिशियरी हैं। कॉन्फ्रेंस से फ़ायदा लें और जो हम कर सकते हैं हमने कर दिया, अब इससे फ़ायदा लेना कम्युनिटी का काम। चलें जी, कल सुबह 10 बजे एक्सपो सेंटर में इसका आगाज होने जा रहे हैं। आप लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं, नो डाउट। इतनी ज़बरदस्त एक्सपो, एक ही छत तले आपको इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर जो है इसका इनेकाद किया जा रहा है। बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनके एक्सपीरियंस से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को इसमें लाजिम जो है वो शिरकत करनी चाहिए। थैंक यू सो मच जी, आपका शुक्रिया, गुड लक। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। खुश आमदीद एक बार फिर से कहेंगे जिनके आज बर्थडे है, 18 जून है जी आज, और उनका हम विश करने जा रहे हैं। तहा की सालगिरह है मलिक हैदर की, रायान मुनीब की, एहसन जमशेद, मोहम्मद बिलाल और कामरान मुराद। आप लोग को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आप अगर स्पेशल फील कराना चाह रहे हैं अपने किसी फ्रेंड को, अपने घर में किसी को, अपने टीचर को, तो आज ही आप ऐसे, हम स्क्रीन पर नंबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इसी तरह से जी आप हमें पिक्चर भिजवाएं नाम के साथ और बड़े स्पेशल अंदाज में जी हम बर्थडे विश करके उनकी बर्थडे को मज़ीद स्पेशल बनाएंगे। सो इसके लिए थोड़ा सा आपको जल्दी करना है। अगला सेगमेंट की तरफ हम बढ़ेंगे, अफशां की तरफ जाना है जी। अफशां इस वक्त बाहर मौजूद हैं और हमें रेट लिस्ट वो बताएंगी, आज के रेट क्या हैं सब्जियों के, उनकी तरफ चलेंगे। ओवर टू यू। मार्केट में सरकारी कीमत और किस कीमत पर ओपन मार्केट में सब्ज़ी फ़रोख्त की जा रही है उसके हवाले से बताएं तो आज भी सरकारी रेट लिस्ट को हवा कर दिया गया, बल्कि ये कहा जाए कि उसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं तो कुछ गलत नहीं होगा। क्योंकि कभी भी इवन कि मैंने ख़ुद भी पिछले दिनों जो है सब्ज़ी ख़रीदी तो मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ जानने का कि जो हम बात कहते हैं वही सच्ची है। दुकानदार कभी भी उस कीमत पर सब्ज़ी नहीं फ़रोख्त करते हैं जिस कीमत पर सरकारी रेखनामे जारी किए जाते हैं, जबकि ऐसा मालूम होता है कि सरकारी रेखनामे सिर्फ
बाजार पे आवेज़ा करने के लिए मौजूद हैं, जबकि इनके ऊपर अमल दरामद करवाना नामुमकिन हो चुका है। आपको कीमतों के हवाले से बताते हैं तो आलू की सरकार की जान से कीमत 60 रुपये रखी गई है, लेकिन ये बाजार में 90 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। प्याज की सरकारी कीमत 40 है, लेकिन ये अपनी कीमत के बरक्स 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 50 है, लेकिन ये 90, जबकि अदरक किसी सरकारी कीमत 530 है, लेकिन ये 630 और 660 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। लहसुन देसी की सरकारी कीमत 200 है, लेकिन ये 300 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। भिंडी की सरकारी कीमत 80 है, लेकिन ये 120, और अरवी की सरकारी कीमत 160 है, लेकिन ये 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। टिंडों की सरकारी कीमत 110 है, लेकिन ये 220, जबकि लीमू की सरकारी कीमत 390 है और ये 550 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्ज़ी तो अपनी कीमत के बरक्स बेची जाती ही है, साथ साथ जो सब्ज़ मसाला जात होते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।